ठीक है, अब मुझे भी बुलाना, मैं भी नाच लूंगा, क्योंकि और किसी की शादी में जा नहीं पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल नॉट गेट लीव, और तुम कभी छोड़ ही नहीं पाओगे अपनी डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज यू आर सपोज टू बी ऑलवेज एट हेडक्वार्टर्स, राइट। कुछ भी हो जाता है यार, हमारे यहाँ तो साइकिल से टकरा जाए तो दंगे कर लेते हैं लोग, राइट। सो डू रिमेंबर, ठीक है। सो सुबह शाम दिन रात कभी भी हो, यू हैव टू बी ऑल टाइम रेडी। खैर, अब आते हैं हम आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मानी गई है, और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है ना जो, वो इंडिया का ही एक आविष्कार है जो पूरी दुनिया में फैला, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज इंडियाज क्रिएशन, ठीक है, बशर्ते इट वाज नॉट एज इट इज एज वी सी इट टुडे, राइट, बट स्टिल it is there, it has been there, ठीक है। So now India is a democratic welfare state, wide scope of activities हैं उसमें, बहुत widely activities हैं उसमें, लोगों के मतलब अभी तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, सो आप केवल पढ़ते हो, जिस दिन आप एक्शन फील्ड में जाओगे तो आपको रुतबा पता चलेगा, रुतबा और उस जिम्मेदारियां कितनी है, ठीक है। 200-300 लोग रोज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के 9 बजे आ जाते हैं, 10 से 12 बजे तक समय होता है टू मीट द पीपल, दे आर देयर एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज द स्टेट जो है, स्टेट का फंक्शन बड़ा होता गया है, और भी बढ़ रहा है, स्टेट का फंक्शन और भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्कोप है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़ गया है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ part of public administration which works in the territorial limits of the districts, ठीक है। सो हमने क्या कर लिए है कि डिस्ट्रिक्ट्स में टेरिटोरियल लिमिट्स बना लिए हैं, ऐसे करके। सो अभी 2011 के सेंसस के अनुसार अराउंड 650 डिस्ट्रिक्ट्स थे, पर अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट 343, या इसको मान लो 340 प्लस मान लो, ठीक है, ये फिगर ऐसे आप कोट कर सकते हो 340 प्लस या अप्रॉक्स 350 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, राइट। सो इतनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब इतने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और इतने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, इतने ही सीडीओ होंगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। सो आई बिलीव इसको फिगर को याद रख लेना, 743 देखा था, और ये बढ़ता रहता है। अभी जैसे मैं बता रहा हूं, 3-4 महीने पहले 3 मंथ्स अगो 3-4 मंथ्स अगो छत्तीसगढ़ में 3-4 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, और वहां पर मैंने एक दिन और बताया था, मिस अंकिता शर्मा है एक, ठीक है। आज इनका सर्च करना जरा, मिस अंकिता शर्मा का, और ये नक्सल मूवमेंट में भी पूरा एकदम AK-47 लेके चलती हैं, बिल्कुल कैमोफ्लेज जो ड्रेस होती है, कमांडो टाइप की ड्रेस होती है, ठीक है, उसमें, एंड शी हैज डन रिमार्केबल वर्क, ठीक है। तो सर्च करना, शी हैज दिस इंस्टाग्राम पेज आल्सो, डू फॉलो हर, ठीक है, अ गुड ऑफिसर। आई हैड अ इंटरेक्शन विद हर when I was in Chhattisgarh, so I wanted to call her to university, but unfortunately she got transferred, ठीक है। तो खैर, यहां पर आप देखोगे कि ऑर्गेनिक लिंक है कलेक्टर में और स्टेट गवर्नमेंट में और डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑर्गेनिक लिंक का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक लिंक का मतलब है कि बेसिकली लिंक ही, मतलब नेचुरली लिंक्ड है। जैसे ये हो गया आपका जिला पंचायत, ठीक है, जिसको हम ग्रामीण एरिया में पंचायत और नीचे तक लोकल गवर्नमेंट, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीसी, जो भी बोलो, अभी मैं समझाऊंगा क्या अंतर है, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और इवन सेंटर गवर्नमेंट का भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज लिंक्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आल्सो, ओके। सो देयर आर, दीज आर द लाइक ऑफ गेयर्स, ठीक है, गेयर लगते हैं, आगे पीछे होता है गेयर। दीज आर काइंड ऑफ अ गेयर which enable proper administration. They have to work in coordination, right? Okay, so this is the very understandable part, that district magistrate at a district level is almost a माई बाप for everything, ठीक। और अभी आप अगर जब भी whenever you are basically reading newspapers, so do find
वेरियस न्यूज अबाउट डिस्ट्रिक्ट, राइट, व्हाट सम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज डूइंग, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स में ध्यान रखना कि कहीं पर भी कुछ आएगा, आर्टिकल भी आएंगे तो उनको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो ऑब्वियसली सब आता ही रहेगा, हम पढ़ा ही रहे हैं, पर मेनली चीज है जो इवोल्यूशन हो रहा है, व्हाट इज इवॉल्विंग, राइट, व्हाट इज चेंजिंग, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड एंड दैट यू विल ऑलवेज हैव ओनली व्हेन यू विल गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी देख लो, यहां पर एक टिपिकल मीटिंग हो रही है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक मीटिंग हो रही है और दीज ऑल लाइक ही इज एसएसपी डेफिनेटली, यहां पर सीएमओ, ठीक है, यहां पर आपको एडीएम और आपके एसडीएम ये सब बैठे हैं, ठीक है, यहां पर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है किसी के साथ, ओके। सो दीज आर डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज, राइट। सो डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज लिंचपिन। लिंचपिन क्या होता है? मेन जो जिसके बेसिकली अगर गाड़ी में हम बात करें तो दो मेन धुरा होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो है ये, ठीक है। सो यहां पर देखो अलग अलग नामों से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो आपने सुना ही है, डीएम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोला जाता है, और एक और डीसी बोला जाता है डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। इनमें कोई अंतर नहीं है, बट क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती हैं इनकी पावर, राइट, तो ये अंतर है बस। जब ये काम मजिस्ट्रेट का करते हैं, इनके पास कुछ अधिकार हैं सीआरपीसी से भी रिलेटेड। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। वहां पर जैसे धारा 151 है, इसमें ही 107 और 116 है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं किससे रिलेटेड होती है। ये होती है बेसिकली अगर कोई दंगा मचाता है, और 144 तो आपने सुना ही होगा, 144 सीआरपीसी सुना है भाई? क्या होता है 144 सीआरपीसी? कोई बता सकता है? ये सुना तो सबने होगा कि धारा 144 लग गई है, ठीक है। हाँ, 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना? वेरी गुड। और बेसिकली जरूरी नहीं है कर्फ्यू ही हो, क्योंकि जैसे आप देखोगे जब ये चुनाव होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 144 लगा देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस चली जाती है, नहीं, अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दंगों के समय जब होगा तब तो वहां बिल्कुल ये हो जाएगा कि पुलिस पकड़ लेगी, पर नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे देते हैं डीएम, ठीक है। तो ये आपको पता है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और 144 को कोई नहीं मान रहा है तो उनपे फिर 151 151 में कार्रवाई कर दी जाती है। इसमें क्या है, उनको जेल भी भेजा जा सकता है, 2-3 दिन पकड़ के रख लो, 7 दिन के लिए जेल भेज दो, फिर भेज दो। तो बहुत सारी जेल भेजने की जो पावर्स हैं वो भी मजिस्ट्रेट के पास हैं। तो ये मजिस्ट्रेट अपने आप मजिस्ट्रेट हो जाता है, जुडिशियल नेचर के भी थोड़े फंक्शन हैं, इसका मतलब है ना। तो इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला गया है। हाँ, कमिश्नरेट सिस्टम में तो कमिश्नर्स को है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यहां पर बताया है, डेप्यूटी कमिश्नर, ये बेसिकली, और एक जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो अलग चीज है, ठीक है। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि पुलिस को ज्यादा पावर हो जाती है। जैसे आपके बड़े जिले हैं, जैसे दिल्ली है, तो यहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, और ये वाला कमिश्नर डीएम ही है। और कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिस हम आगे पढ़ेंगे ही, इसके बाद जब हम पुलिस वाले उस पे जाएंगे, वहां पर पुलिस को ज्यादा पावर हो जाती है, ठीक है। ज्यादा का मतलब है कि अभी देखो ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, see all the powers are vested in him and he is responsible for the law and order situation and other issues with whatever is happening. At the same time, the IPS, the SSP has to report to the district magistrate. So idea ये है कि ये दोनों एक साथ चलें, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डे टू डे फंक्शनिंग में क्या होता है, इंटरफियर नहीं करने का है, बट ओवरऑल IPS is somewhat responsible towards the IAS. So whenever you will see
whenever district magistrate would come, IPS officer would do जय हिंद, ठीक है, जय हिंद करते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक मूवी सजेस्ट करी थी मैंने, शंघाई मूवी, किसी ने देखी क्या मेरे कहने से वो मूवी? शंघाई मूवी देखी है किसी ने? 2012 की मूवी है। आओ। हाँ, नहीं देखी तुमने? मैं अभी कह रहा हूं कि शंघाई मूवी आज देखना जाके, आप भी देख ली, देखिए, देख लेना, ठीक है, अभी एक बार फिर देख लेना, ठीक है। तो उसमें तुम्हें बहुत मजा भी आएगा, और तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका IPS अधिकारियों के बीच में कैसे एक छोटा सा फ्रिक्शन रहती है, ठीक है, हर जगह रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, ठीक है। तुम्हें तो कुछ भी मिल जाए, IPS मुझे बुला लिया करना बस, फिर मैं आया करूंगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है। और PWD गेस्ट तो तुम खुलवाई दोगे, गेस्ट हाउस, और सर्किट हाउस होता है, ठीक है, एक सर्किट हाउस होता है, वहां पर जाओगे, आलीशान होता है एकदम, ठीक है। सो यू विल फील वाह कितना मजा आ रहा है, ठीक है। सो इनिशियली यू विल गो, यू विल सी कि इतनी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स होती हैं, खैर चलो मजाक से परे, ठीक है। सो हाउ इज इट? कूल? ठंड वंड, टोपा वोपा लगा लो, ओके, चलो ठीक है। Okay, so we have started, right? Introduction is about the existing thing. District has been always a unit of development in from historical times, and we have now around 745 या 50 around exactly. तो ये हर महीने बदलते रहते हैं, ठीक है। And district magistrate works as a link. And district functionaries are various officers that we have over here. A typical meeting is going on. DC district magistrate sahab is taking a meeting with all the functionaries, right? Okay. हाँ, तुम्हें ये वाले AC बहुत दिखाई देंगे जब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, बड़े वाले AC, ठीक है, ये होते हैं वहां पर बहुत सारे। हाँ, क्या बोलते हैं? पोर्टेबल, अच्छा, ठीक है, हाँ, कूलर टाइप के होते हैं, ठीक है। So you see, deputy commissioner या district officer is linchpin of district administration. He is head of the district, right? So बहुत सारी powers इनके पास हैं ही, और जैसे मैंने बताया आपको कि CRPC में भी बहुत सारी powers हैं इन्हें, धारा 144 लगाने की, ठीक है। Whenever the district has to be controlled, more than 5 people cannot come and be there, can make the things crowded. Then other also like IPC की 107, 16, 107 और 116, ठीक है। वो क्या है कि अगर कोई दंगा उंगा करता है ना, मोहल्ले में झगड़ा वगड़ा, तो पकड़ के ले आती है पुलिस और SDM के सामने पेश कर देती है, ठीक है। तो DM के पास भी वो पावर थे, तो SDM के सामने पेश कर देगी, फिर कहेंगे हाँ जी क्या कर रहे थे, कि पुलिस वाले बताएंगे साहब इनको पकड़ लाए हैं, ये दंगा मचा रहे थे, ठीक है, कि चलो लाओ फिर इनसे 10,000 रुपए का वो भरवा लो और छोड़ दो, फिर उसमें जेल भी भेज सकते हैं 7 दिन 14 दिन के लिए। ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास धारा है। 151 CRPC, ठीक है। तो अभी जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी धारा लगा दी। बहुत ज्यादा अभी लॉ का स्टूडेंट तो नहीं बनना है, पर हल्का सा पता होना चाहिए, बहुत हल्का सा पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट इसलिए बोला जाता है कि उस पे मजिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई, और दूसरा उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो बेसिकली एग्जीक्यूट कराना उसका काम है। अब जैसे आप IPS ऑफिसर हो, SSP हो, ठीक है, तो ये जो मूवीज और कुछ भी बना देते हैं इन्हें खुद पता नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली पुलिस के पास पावर तो है कि वो वॉयलेंस का यूज कर सकती है, बट वो क्या है कि अगर जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है वो ये है DM से लेके नायब तहसीलदार तक, कि अगर वो ड्यूटी पे है उस स्पॉट पे, तो उसकी परमिशन के बिना पुलिस फायर नहीं कर सकती, ठीक है। ये मजिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाली उसको पावर्स है। ये बात समझ में आई, ठीक है। सो कलेक्टर बोला जाता है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में डिप्यूटी कमिश्नर बोला जाता है, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है, और मजिस्ट्रेट बोला जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग बोल लेते हैं, पर जैसे पंजाब और हरियाणा में DC बोलते हैं,
ठीक है, डीएम बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में क्या बोलते हैं? कलेक्टर। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेजरली कोई पावर्स में डिफरेंस ऐसा है नहीं, ठीक है। सो जुडिशियल पावर्स भी जैसे मैंने बताया आपको, कहीं पर है ज्यादा कहीं पे कम, तो वो मजिस्ट्रेट इसीलिए आता है, ठीक है। और इसी के अलावा डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एक है बड़ी यूनिट, तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी में डीएम जो है एक लिंचपिन है, और साथ में उसके चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होगा, फिर आपका आईपीएस अधिकारी तो है ही, एसएसपी तो है ही, एग्रीकल्चर के भी ऑफिसर्स रहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है पीडब्ल्यूडी के और भी जगह के, ठीक, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ भी, ये सब क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज है। सो इट इज इन बिटवीन, इट इज ऑलवेज डीएम हु इज टेकिंग द होल ऑफ द व्यू, राइट। सो अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट है ना, ये क्या है, पुलिस वाला आईपीएस स्पेशलिस्ट है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर वाला इज स्पेशलिस्ट, एजुकेशन ऑफिसर इज स्पेशलिस्ट, सप्लाई वाला, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सब स्पेशलिस्ट हैं, राइट। और ये क्या होता है, जनरलिस्ट, ठीक है, क्योंकि इसको हर चीज में क्या होता है कि इनको कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, राइट। तो स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट एक आपका टॉपिक भी है, सो दे वर्क इन टेंडम। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जर्नलिस्ट क्यों, आईएएस एक जर्नलिस्ट पोस्ट है, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म में भी आ सकता है कि in many of the bureaucracies of the world, for an example in USA, right, we have a specialist type of bureaucracy, and in England and in India there is generalist, ठीक है। तो IAS तो generalist है। So with the times, as the situation and the demands of the society is becoming more and more complex, don't you think that we have a need for specialist officers at the district level, ठीक है। या उसके विपरीत भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन के लिए जर्नलिस्ट होना ही इट्स गुड, ठीक है। सो डू रिमेंबर, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है। सो अगर जैसे व्हाट आई सॉ पर्सनली कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसमें मैं था, तो वहां पर मेडिकल कॉलेज था, और वो उनके साथ सीएमओ आते थे, ठीक है। तो सीएमओ साहब को वो आदेश देते थे कि सीएमओ सर कि इसको हॉस्पिटल को हम एक्वायर कर लेंगे प्राइवेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर होती है कि तुम्हारे घर को भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है। जब चुनाव होंगे ना, इलेक्शन होंगे, तो तुम गाड़ी वो तुम्हारे, जब तुम डीएम हो जाओगे, चुनाव होंगे, तो तुम्हारे ऑफिस से छपेंगी गाड़ियों के मालिकों के नाम पे पत्र, उसमें लिखा होगा कि आपको ये सूचित किया जाता है कि फला फला दिन क्या है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जहां भी होगे, वहां की असेंबली या केंद्र के चुनाव है, ठीक है। जिला प्रशासन को आपकी गाड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो अपनी गाड़ी कहीं और लेके ना जाएं, ठीक है। और वो लेके चले जाएंगे तुम्हारी गाड़ी, और शाम को या अगले दिन छोड़ के जाएंगे। जितनी भी बसें होती हैं सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं और सबको लाना होता है, ठीक है। तो इमेजिन करो कितनी पावर है। तुम्हारे घर में रखवा देंगे, किसी को रुकवाएगी, ये आदेश हुआ है, कहीं पे वॉर हो जाए तो कहेंगे आओ लड़ो, ठीक है, आना पड़ेगा, ओके। कोई नहीं, कुछ नहीं देते ठीक है, वो पावर्स है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार तो पावरफुल रहेगी, है ना। तो वो ले लेते हैं, फिटनेस देख लेते हैं उनके, जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और आरटीओ का काम होता है। तो आप ये तो मतलब मैंने प्राइवेट गाड़ियां तो किसी की आई हुई नहीं देखी थी, पर स्कूल की सारी बसें थी, सब स्कूल की, ठीक है। तो आप खुद करोगे वो काम, ओके। तो हम ये चीज समझ गए। अब देखो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखें तो एंशिएंट समय में, ठीक है, फिर मुगल समय में, मुगल हिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि वेरियस ऑफिसर्स थे, ठीक है। उनको तो अभी हम क्या है उसको नहीं पढ़ेंगे, पर हम ये देखेंगे कि मॉडर्न समय में
मुगल अंपायर के बाद जब आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रियल पावर्स आती हैं 1858 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जो इंग्लैंड है रानी के तहत वो पावर ले लेती है, पर उससे पहले भी 1772 69 से ही हम देखते हैं कि सुपरवाइजर्स होते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है पोस्ट का। तो मेनली बिफोर 1857 और 1858 टू 1947 इनमें दो में डिवाइड कर सकते हैं। सो 1757 दो बड़ी लड़ाइयां होती हैं, प्लासी और बक्सर का युद्ध। उसके बाद में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी का मतलब है कि बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन, जो आज भी रेवेन्यू कलेक्शन क्या है, मेन फंक्शन है ना। और आज भी स्टेट गवर्नमेंट्स का जो मेजॉरिटी जो उनको कमाई हो रही है वो बहुत सारी वहां से आ ही रही है। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्चर कर लिया बंगाल को और उनको मुगल से मिल गई दीवानी राइट्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से मुगल्स के पास आ गया, ठीक है। सो 1769 से धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इनको दीवानी राइट्स मिले, रेवेन्यू मिलने लगा, इन्होंने फिर, क्योंकि इनके इंग्लैंड में क्या था, इनके इंग्लैंड में एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्यवस्था थी। सो उनको पता था कि सिंस वी आर इन इंडिया एंड वी हैव टू डिवाइस समथिंग विच इज अ बिट सिमिलर, पर ये कलेक्टर टाइप की पोस्ट कभी नहीं थी। तो पहले आए सुपरवाइजर्स जिनका काम था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को करना। उससे पहले भी आपको अगर आप देखोगे राजूकाज होते थे, जो सरकार एक शब्द आता है मुगल टाइम में, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर, मनसबदारी, ठीक है, वहां सब भी क्या होता था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता था, है ना। तो वो सिस्टम तो था, पर यहां पर इन्होंने सुपरवाइजर लगाए और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं और उन्होंने 1772 में सुपरवाइजर्स को बना दिया कलेक्टर, ठीक। तो ये होता है, सबसे पहले हम यहां से शुरू होते हैं कि जो एक सिस्टमैटिक रूप दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और कलेक्टर्स का काम था कि वो मैनेजमेंट करें पूरे रेवेन्यू का। तो दीज पीपल यूज्ड टू गो ऑन हॉर्सेस एंड दे स्टार्टेड टू डू सर्वे ऑफ द लैंड आल्सो। इनसे पहले भी मुगल टाइम में टोडरमल ने क्या किया था, लार्ज स्केल सर्वे किया था लैंड्स का। क्यों? क्योंकि इफ यू हैव टू basically collect the revenue, you need to have survey of the land. Why? Because you need to find कि कौन सी लैंड कैसी है। एक तो टोटल एरिया भी पता करना है, और कोई कोई लैंड क्या होती है which can be sowed 2 times, harvested 2 times, ठीक है। और कोई कोई होती है जो एक ही टाइम हो सकती है, कोई कोई होती है जिसमें बंजर होती है, कोई कोई है कि जहां पर दोमट मिट्टी है। दोमट का मतलब होता है, आपका ज्योग्राफी में क्या टर्म है, जहां पर सिल्ट और उससे बड़ी थोड़ी 2 टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है। देन देयर इज कलर भूमि एंड अदर टाइप ऑफ भूमिज जो कि सॉल्टी लैंड। तो अब नॉट एवरी लैंड वुड हैव द सेम रेवेन्यू बिकॉज सम लैंड्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच, राइट। तो ये था सर्वे। और जमींदारी प्रथा में जमींदार के पास कितनी जमीन है, लोग किन जातियों के पास कितनी जमीन है, ऐसा सर्वे उन्होंने करा, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, कॉमन यूनिट बन जाती है, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी किसके पास रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहता है। फिर इसको बाद में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया था, और फिर बहुत सारी हमने इनहेरिटेड किया था वेयर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टिल हैविंग सम ऑफ द जुडिशियल फंक्शन, बट देन केम द आर्टिकल 50 व्हिच सेज there should be a total separation of judicial function from the executive function, but still some of the judicial function still lies with the district magistrate। तो उसमें जैसे मैंने सीआरपीसी की धारा बताया, एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू से रिलेटेड आपके चीजें हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, और जो लैंड म्यूटेशन से रिलेटेड है, चेंज इन लैंड फॉर्म से रिलेटेड है। जैसे लेट अस सपोज आप लोगों ने सबने ये डिसाइड कर लिया कि जी हमें एक यूनिवर्सिटी खोलनी है, ठीक है। तो आप गए यूनिवर्सिटी की लैंड, आपने एक 20 एकड़ 50 एकड़ लैंड खरीदी, और पहली बात तो वो लैंड खरीद नहीं पाओगे क्योंकि 12.5 एकड़ जैसे उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंड।
वो लिमिट है, सीलिंग है। तो अभी तुम्हें ट्रस्ट बनाना पड़ेगा पहले कि एजुकेशन ट्रस्ट है, नॉन फॉर प्रॉफिट। वो खाली कहने के लिए होता है, सारी चीजें प्रॉफिट के लिए ही होती हैं भारत में, ठीक है। तो जैसे एक खैर छोड़ो, तो वो प्रॉफिट नॉन फॉर प्रॉफिट बनाओगे, फिर उसको रजिस्टर करोगे। अब यहां पर खेती की भूमि में तुम बिल्डिंग ऐसी जाके खड़ी नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तहसील, वेयर लैंड चेंज के लिए एप्लीकेशन लगाओगे और वो एप्लीकेशन स्वीकार करी जाएगी, देन यू विल बी एबल टू बिल्ड योर हाउस या बिल्ड योर यूनिवर्सिटी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी पढ़ा है और कुछ भी खड़ा करके बना दिया, है ना। तो ये सब भी क्या है, आज भी इनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, जो जज का काम करता है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, और उससे नीचे के जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये मैंने आपको बताया। और अभी भी अगर आप देखो जैसे टेनेंट और टेनेंसी बिल पे 1-2 साल पहले एक टेनेंसी बिल आया है, जिसमें मकान मालिक और जो किराएदार हैं उनके जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए वहां भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक क्या है, आर्बिट्रेशन का एक वो आर्बिट्रेशन कराएगा, ठीक है, जुडिशियल मुकदमों से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और अगर आपने फार्म लॉज पढ़े हो, जो 3 फार्म लॉज आए थे, उसमें भी ये था कि एसडीएम और फिर डीएम का रोल था, है ना। सो वो डिसाइड करते अगर कोई भी डिस्प्यूट होती इन बिटवीन द पीपल हु हैव टेकन अ लैंड फॉर लीज फॉर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट। उसमें था ना कि प्राइवेट कंपनियां आके लैंड लीज पे ले सकती हैं, ऐसा था फार्म लॉज में। तो वहां पर अगर उससे कोई इश्यू अराइज होता, 2 साल के बाद फार्मर कह रहा है जी मेरा मन नहीं करता जी, मैं तो अपनी गोभी लगाऊंगा, ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा, आप ये कराओ, तो अभी उसको कौन सॉल्व कराता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। खैर, सो ये पिविट होता चला गया एडमिनिस्ट्रेशन का धीरे धीरे। और बल्कि डिस्ट्रिक्ट डिस्पाइट नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव विंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टिल लेजिस्लेटिव विंग तो है नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन लेवल पे है हमारी, ठीक है, स्टेट लेवल पे है, लोकल भी अब हो गई है। अंग्रेजों के समय तो इससे नीचे कुछ था नहीं, ये भी बाद में धीरे धीरे आया। पहले तो प्रेसिडेंसीज और यूनियन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही चलता था। फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ अधिकार मिलने लगे नियम कानून बनाने के। डिस्ट्रिक्ट में कोई कभी लेजिस्लेटिव विंग नहीं रही है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज एम्पावर्ड विद अथॉरिटी टू एडमिनिस्ट्रेट अ डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज द ऑरा ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, राइट। अभी देखो कि 1773 में एक्ट आता है, 1773 एक्ट, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, बहुत एक पावरफुल है। तो यहां पर प्रेसिडेंसीज को रोक दिया गया था। प्रेसिडेंसीज टाइम क्या थे, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, यहां पर जहां शुरू में इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया। ये ट्रीटीज या वॉर कुछ भी साइन नहीं कर सकते थे, और फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकार दे दिए गए। और धीरे धीरे पार्लियामेंट का भी कंट्रोल होने लगा इस एक्ट के बाद, ठीक है। और पर 1772 अभी मैंने बताया आपको कि पहली बार ब्रिटिश ने 69-70 में आते हैं सुपरवाइजर्स, और फिर 1772 में कलेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया, फिर इससे भी कुछ दिक्कतें आती हैं। तो 1 साल बाद ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है उसके कह दिया जाता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। पर विड्रॉल हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट से 74 में, पर उसके 12 साल बाद 1986 में फिर से परमानेंट फीचर बना दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर को, ठीक है। तो इनिशियली आते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, कहा जाता है कि नहीं, दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल, बट देन दे रियलाइज कि नो, विदाउट देम वी आर नॉट एबल टू हैव द रेवेन्यू, राइट। एंड सिंस दिस वाज आल्सो बिकॉज ब्रिटिश, this was the time of trial and error for British also, they were expanding, right। तो लगातार वॉर्स हो रही थी। अगर आप देखोगे 1786, 1800, 1843, 1830s में सिंध, पंजाब का एनेक्सेशन हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे जो राज्य थे वहां पर ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, लगातार वॉर हो रही है, ठीक है। और यहां पर वो अपना कंसोलिडेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रायल और एरर जब करा तो उन्होंने 1786 में देन दे फाइनली रियलाइज
that we are making district administration and collectors as a permanent unit. ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, 1829 में आके यहां से लगभग 50 साल हो जाते हैं, 40-45 साल हो जाते हैं, then they realize कि district administration now have settled, so we need to have something more over district administration. तो उन्होंने डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट बनाई. तो डिविजनल कमिश्नर आज भी हैं, राइट, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर एक होता है डिविजनल कमिश्नर. ठीक है, जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जैसे यहीं पर अगर हम बात करें, आसपास की ही बात कर लेते हैं, तो गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, ठीक है, और आपका बिजनौर, नो नॉट बिजनौर, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट आसपास ही हैं, यहाँ पर एक डिविजनल कमिश्नर है. ऐसे ही आपके यहाँ पर जयपुर में डिविजनल कमिश्नर है. ठीक है, ऐसे ही हरियाणा में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में डिविजनल कमिश्नर है, कुरुक्षेत्र में डिविजनल कमिश्नर है. तो अलग अलग 4-5 जिलों का क्या होता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर होते हैं. तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर हम देखते हैं कि डिविजनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है. ठीक, सो बेसिकली जो आईएएस ऑफिसर होते हैं जो लगभग 15 साल तक की ऑफिस अपने सर्विस में आते हैं, 12-15 साल, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम द डिविजनल कमिश्नर. ठीक है, तो डिविजनल कमिश्नर का मेनली जो रोल है वो वही है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, पर डिविजनल कमिश्नर की पावर जो होती है एग्जीक्यूटिव, वो कम हो जाती है. इट इज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट फंक्शन. ही हैज टू सीक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड हैव टू डू लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन आल्सो, राइट. सो अगर आप देखोगे कि जो डिवीजन होती है हमारे देश में, जो डिवीजन होती है वहां की काफी कल्चरल सिमिलैरिटीज भी होती हैं, है ना, वहां की कुछ पेक्यूलियर इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं. तो आसपास के 6-7 जिले क्या होते हैं, वो एक ही टाइप की टोपोग्राफी के होते हैं या कल्चरली सिमिलर होते हैं, तो उसमें वहां की समस्याएं भी सिमिलर होती हैं. अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी काम हो रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर. बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं where these district magistrate have to coordinate with each other. For an example, कि मेला लग रहा है, ठीक है, मेला का आयोजन एक जिले में हो रहा है, बट उसमें आने वाले लोग तो बहुत जिले से हैं. So and you will need police that you is far more than whatever a district magistrate or SSP can have. So division से within the division पुलिस का मूवमेंट होता है, PAC का मूवमेंट होता है, और फंक्शनरीज का मूवमेंट होता है. तो इसीलिए डिविजनल कमिश्नर का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने एक आर्टिकल भेजा था, आर्टिकल गवर्नर के बारे में, मेरा नहीं मिला अभी. अच्छा, मैं 1 मिनट बता रहा हूं आपको क्या आर्टिकल था, तो अभी जाके मैं दिखवा लूंगा. और फिर एक मैं पूछ लेता हूं आपसे पहले कि कौन कौन से आर्टिकल्स नहीं मिले हैं. और आप भी ध्यान रखा करो, जैसे आप कभी कभी मिस हो जाता है आप लोगों से, ठीक है, तो उसमें मैं भेजता हूं, शायद हो गया होगा मिस. आर्टिकल ऑन गवर्नर था, ये आया है अभी हमने 200 और है, मिला है नहीं आया? ओके ओके, चलो आज मिल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा उधर से जाके अभी इसे प्रिंट लेके जाना. ठीक है, नहीं इसका प्रिंट तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? ओके ठीक है, अभी चलना मेरे साथ. आरटीआई का हैंड आउट मिला था 17 दिसंबर का, आरटीआई का मिल गया है. और डिसेंट्रलाइजेशन का, अच्छा वो मॉर्निंग बैच, अच्छा तुम्हारा ही तो था. सैंपल आंसर्स और डिसेंट्रलाइजेशन का ये मिल गया होगा. नहीं मिला, चलो अभी ले लेना. ठीक है, इन्हें अभी चल के ले लेना, कई बार मिस हो गया होगा. अभी मेरे साथ चलना तो यू विल गेट. ओके,
आपको भी गवर्नर के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, एक 2 दिन पहले ही आया है द हिंदू से, तो मैंने उसको आर्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करके और भेज दिया था। सो इट इज अबाउट द पावर्स अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, कि एसेंट कि वो अपने पास रख सकता है और कुछ चीजों को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, ठीक है। तो उस पे आर्टिकल है, उस पे यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, इस पे ये साइलेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, हम कितने दिन वो अपने पास रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि द गवर्नर्स राइट टू हैव द बिल पेंडिंग एट इट्स एंड शुड नॉट स्टॉप द लेजिस्लेटिव पावर, है ना, वो एंटाई नहीं होनी चाहिए। तो यू विल गेट इट, फाइन, कोई बात नहीं, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली खत्म हो जाता है रूल। 1870 में कुछ और होता है कि मेयो रेजोल्यूशन आता है लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, वहां भी हम देखते हैं कि रोल ऑफ जो डीएम है उस पे ऐसा कोई बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ता है। फिर 1882 में और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लॉर्ड रिपन के फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, रिफॉर्म्स लाने की ये कोशिश करे जाती है। तो हम ये देखते हैं कि थोड़ा इससे क्या होता है कि कुछ पावर जो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डिस्ट्रिक्ट डीएम की, डीसी की क्या होती है, कम होने लगती हैं, ठीक है। और फिर आपका यहां पर 1907 से 1909 यहां पर आपका बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर एक कमीशन बनता है, ठीक है। उसका काम तो ये था कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करके बताए, पर उन्होंने ये रिट्रीट किया, दे सेड दैट नो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड हैव पावर, ठीक है। तो उल्टा कह दिया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर लगातार क्या हो रही है, यहां पर देख रहे हैं 1909 में भी बढ़ रही है और उसके फंक्शंस भी बढ़ रहे हैं। ये जैसे ये एक्ट आया, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा पर पावर यहां तक बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं कि आगे चल के एक चीज होती है जरूर 1919 में और 1935 में, ठीक है। तो और 1909 में भी, 9 में तो बहुत ज्यादा इस पे असर नहीं पड़ रहा, 19 में तो आपको पता है कि स्टेट्स के अंदर डायरार्की आ जाती है, ठीक है। सो यहां पर अब 1919 में जब डायरार्की आ जाती है तो कुछ फंक्शंस लोकली इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के पास आ जाते हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर है थोड़ी श्रिंक होती है, बिकॉज नाउ he or she has to work with the elected governor, elected people. So earlier the people who were directly approaching district magistrate or district collectorate for their problems, now they are going to elected people of Indian origin as well, because they are saying कि ये अंग्रेज, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंग्रेज ही थे कि ये तो अंग्रेज हैं, हम इनके पास तो नहीं क्यों जाएं, हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं। एट द सेम टाइम वी सी इन 1935 वहां भी एक डायरार्की आती है सेंटर में और ऑटोनॉमी आती है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डायरार्की और डायरार्की का शब्द है, इसका मतलब ये है कि कुछ जो टॉपिक्स थे गवर्नेंस के वो डिवाइड हो गए थे, जो इलेक्टेड बॉडी थी और जो गवर्निंग एग्जीक्यूटिव बॉडी थी गवर्नर के द्वारा, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो अब डायरार्की में क्या हुआ, द्वैध शासन, दो तरीके का शासन हो रहा था। 1935 में भी हम जाके देखते हैं कि सेंटर में डायरार्की लगी, आप हिस्ट्री में भी इसे पढ़ोगे। और पर वो जो फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया, स्टेट की पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और वो ज्यादा कामयाब भी नहीं हो सका क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो कभी आ ही नहीं पाया। बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स लगातार हम देखते हैं कि वहां पर कम हुई है, ठीक है। सो रिडक्शन इन पावर होता है, लोकल बॉडीज के आने से भी वहां पर थोड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हमने बात करी डिस्ट्रिक्ट जो टोटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट भी है, और भी वो कई तरीके के रोल निभा रहा है। अभी अगर मैं कलेक्टर की बात करूं तो टेरिटोरियल यूनिट में कलेक्टर होता है। मौर्यन समय में भी the administration was divided into territorial units. So there was a Raja, important district collector, ठीक है, and Rajukas collected the revenue, ठीक है। और भी बहुत सारे इनके फंक्शन थे, मेंटेनेंस ऑफ रोड, प्रमोशन ऑफ ट्रेड। गुप्ता पीरियड में विस्यपति, ये भी टेरिटोरियल एक
पोस्ट थी, ठीक है। सो विस्यपति क्या था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स और रेवेन्यू। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस विस्या बन जाता था, उसके ऊपर ये लोग होते थे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि एंशिएंट समय में भी हमारे यहाँ क्या होता था, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइप का था, पर उसके बहुत सारे और भी फंक्शन थे, जैसे मिलिट्री फंक्शंस भी, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना। मुगल्स के समय हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके सरकार आता है, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे फंक्शनरी जो आज डीएम है, छोटे स्तर पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और अमलगुजार, अमीर जुआजी, फौजदार, इनके क्या है, कलेक्शन के भी फंक्शन है, और साथ में इनको क्या रखनी पड़ती है, आर्मी भी रखनी पड़ती है, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शनरी था अमलगुजारी, रेवेन्यू, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। और इसके अलावा ब्रिटिश जब आते हैं, वो टेरिटोरियल डिविजन्स को और ज्यादा लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए न्यू रियलाइजेशन करते हैं, लैंड रेवेन्यू को ज्यादा करने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि जैसे 1/6 लैंड का भाग ले लिया, इसको भागा बोला जाता था एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। पर ब्रिटिश ने क्या किया, इसको बहुत बढ़ा दिया। आप बिपिन चंद्रा की जो बुक है, उसमें इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम होगी ना आपके पास, बिपिन चंद्रा वाली, के.एम. पानिक्कर, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, उसमें देखोगे तो वहां पर एक जगह जिक्र है कि वो कहता है कि रुहेलखंड में कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने जाते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ तो केवल घास होती है। तो ब्रिटिश ने कहा कि घास तो बहुत बढ़िया चीज है, घास पे पूरा दम लगा के टैक्स लगाओ, ठीक है। सो ये हमें देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश ने अपना जो भी सिस्टम था, वो हमारे यहाँ पहली बार प्रेजेंट सिस्टम ऑफ फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन लगाने की करी कोशिश। तो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन है कि जहां पर प्लानिंग बहुत ही कम होती है और एग्जीक्यूशन मेनली होता है, ठीक है। तो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में हम एसएसपी ऑफिस भी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, कमिश्नर सिस्टम भी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, और जो नीति आयोग हो गया ये नहीं है, ठीक है। या फिर आपका जो मिनिस्ट्री है ये फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द फील्ड जो है, ठीक है। सो जेलर का भी फंक्शन फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। इवन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, पीडब्ल्यूडी का कोई इंजीनियर है तो दैट इज आल्सो वर्किंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जहां पर लाइन फंक्शनरी है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। ये मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया में कोविनेंटेड सर्वेंट्स थे, अनकोविनेंटेड सर्वेंट्स थे, जिनके साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता था, कोविनेंटेड। और इन्होंने दीवानी प्रोविंसेस की बात करी, हमने यहाँ पर बात कर ली है। यहाँ पर पहली बार सुपरवाइजरी फंक्शन मिला, रेवेन्यू को सुपरवाइजर, कलेक्शन करने वालों के ऊपर सुपरवाइजर बना दिए गए, और फिर आगे जाके इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट में तब्दीली कर दी गई। तो बेसिकली ये एक डिस्ट्रिक्ट, अभी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में बात है, वही चीजें हैं। यहां पर इन्होंने सुपरवाइजर्स बनाए 69 में, ठीक है, और 72 में डीएम कलेक्टर्स बनाए, ठीक है। पर ये आगे जाके ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बहुत ज्यादा चल नहीं पाए। फिर बाद में 86 में आके ये परमानेंट पोस्ट कर दी गई थी। इनका काम था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ मैनेजमेंट, जो आज भी है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि भारत की आजादी तक ये एक जैसा चलता रहा, और आजादी के समय हमें मिलता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट का ऑफिस। अब आजादी के समय बहुत बड़ा जो एक चैलेंज था, वो ये था कि पीपल वर वेरी एंटायर टू होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इवन पुलिस और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके प्रति लोगों में बहुत गुस्सा था। बट देयर वाज समबडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने कहा, ही अंडरस्टूड दैट फॉर यूनिटी पर्पस इन इंडिया, फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वी नीड द सिविल सर्विसेज। तभी सिविल सर्विसेज के लिए उनको एक तरीके से फादर बोला जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज की, राइट। और मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आईपीएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग सेंटर है, उन्हीं के नाम से है, हैदराबाद में, ठीक है।
हम अभी देखते हैं कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मेन ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है। सो मेन ड्यूटीज है टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये लैंड है, इन पे रेवेन्यू होता है। तो लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं? सो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक किसी एरिया का, लेट अस सपोज दिस इज आगरा डिस्ट्रिक्ट। यहां पर क्या है? तहसील हैं, ये है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जहां बैठता है, एसडीएम। फिर इनके यहां भी क्या है? तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हैं, ठीक है। मैं एक बार ये दिखा देता हूं आपको आगे। हाँ, ये पोजीशन ऑफ अ कलेक्टर, कलेक्टर हैज अ टेरिटोरियल सेटअप लाइक दिस। सो ऑफिसर और जुरिडिक्शन, तो कलेक्टर का जो जुरिडिक्शन है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट पे है। सब डिविजनल ऑफिस का जो है, सब डिविजनल ऑफिसर भी बोल सकते हैं इसे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, जैसे इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोल लेते हैं। ओके, तो सब डिविजनल ऑफिसर, ग्रुप ऑफ तहसील 4, 5, 6 जितना भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल या इंपॉर्टेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। और एक तहसील में ये लगा लो, जैसे उत्तर प्रदेश जैसी जगह, एक तहसील में 300 350 गांव होते हैं, ठीक है। तो काफी बड़ी यूनिट होती है। और डिस्ट्रिक्ट में जो एसडीएम है उसकी पावर भी बहुत ज्यादा है ना। तो और फिर तहसील स्तर पे जो मेनली एग्जीक्यूशन करते हैं, काम को करते हैं, वो तहसीलदार। ये अभी जैसे उत्तर प्रदेश में एक से ज्यादा तहसील अब एसडीओ के पास है नहीं, पहले होती थी, ठीक है। अब वो एक तहसील पे एक ही एसडीएम होता है, समझ में आया? सब डिविजनल, पहले डिवीजन से नीचे 1 या 2 तहसील हो सकती थी, अब नहीं है। तो तहसीलदार भी तहसील में ही होता है। ये डे टू डे फंक्शनिंग का काम, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। रादर एसडीओ जो एसडीएम होता है, इनके पास कम काम होता है, ये पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सब काम, ठीक है। और जब हम आरटीआई पढ़ रहे थे तो मैंने बताया भी था जैसे कि तहसील सब डिवीजन लेवल पे जो पीआईओ होता है, आरटीआई में पीआईओ होता है ना, जिसके पास से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो तहसीलदार ही होता है। और जो अपीलिंग अथॉरिटी होता है वो एसडीएम होता है, ठीक है। और फिर अगर उससे भी सूचना नहीं मिलती है तो हम कहां जाते हैं? सीआईसी के पास चले जाते हैं, है ना। नायब तहसीलदार, पार्ट्स ऑफ तहसील, तहसील में क्या होते हैं? 1-2 पार्ट हो जाते हैं, वहां पर नायब तहसीलदार 1, 2 ऐसे करके हो जाते हैं। और कानून गो और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, ग्रुप ऑफ पटवारीज के ऊपर होता है। तो पटवारी सबसे छोटी यूनिट है, पटवारी या लेखपाल। ये ग्रुप ऑफ विलेजेस पे, जैसे 10-11 विलेजेस पे एक क्या होगा? लेखपाल या पटवारी होगा, ठीक है। दोनों वर्ड यूज होते हैं। और फिर 4-5 पटवारीज पे क्या होगा? एक कानून गो होगा या रेवेन्यू इंस्पेक्टर होगा। ये क्या है? ये वर्ड आ रहे हैं आपके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। पटवारी, कानून गो, तहसीलदार, ये सब वर्ड है ना। और फिर तहसील, ग्रुप ऑफ तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और फिर ऊपर इससे क्या, कौन है? कमिश्नर, है ना। तो अभी और यहां पर ये जो इनके फंक्शन है, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, ठीक है, यहां पर हर किसी का एक फंक्शन है, वो है कि रेवेन्यू कलेक्शन और एग्जीक्यूशन। इनका मेनली एग्जीक्यूशनरी रोल है, ठीक है। तो इसी के पैरेलल एक चीज होती है अमीन। याद होगा मैंने आपको बताया था ना जब हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, तो अमीन ये बंदा होता है जो सबसे नीचे होता है। और ये साइकिल, मोटरसाइकिल, अब तो साइकिल से कोई नहीं चलता, पर साइकिल से भी चलते थे ये 10-12 साल पहले तक, ठीक है। तो ये जाके रियल में गांव से गांव जाके रजिस्टर लेके जाते हैं और पर्ची काट के देके जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। और वो रेवेन्यू कलेक्शन क्या होता है? तहसील पे आता है, यहां से वो एडीएम एफआर पे जाता है, एडीएम फिनेंस एंड रेवेन्यू, और उसके बाद कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी में जमा हो जाता है, वहां से स्टेट गवर्नमेंट में चले जाता है, ठीक है। तो मेनली जो मैंने आपको बताया अभी फंक्शन, कि इसका मेन फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और ये हर फसल पे आपका जो अमीन होता है जाता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, जैसे साल का 100, 150, 200 रुपए ऐसा, ठीक है। पर हर किसी किसान से, आपको इमेजिन करो, एक एक गांव में 2-2 हजार लोग रह रहे हैं, और 1000 लोग उसमें क्या है? लैंड ओनर्स हैं। हर किसी से 100 रुपए, 150 रुपए कलेक्ट करने हैं, तो ये बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है।
ठीक है, टू कलेक्ट अदर गवर्नमेंट ड्यूज, बहुत सारे और गवर्नमेंट ड्यूज भी क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। जैसे जैसे कुर्की करनी है, कुर्की जानते हो कुर्की? हाँ, कुर्की कुर्की करना होता है बेसिकली लैंड रेवेन्यू कोड में होती है कि अगर जैसे इमेजिन करो कि देयर इज सम अपराधी हु हैज रन अवे और उसके ऊपर क्या है, बहुत सारा उसने चोरी कर रखा है या किसी तरीके का उस पर बकाया है, तो उसके घर को नीलाम कर देंगे, ये होता है कुर्की करना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपके कोर्ट के ड्यूज हैं, कोर्ट के ड्यूज, ठीक है, जैसे कोर्ट ने, आपने देखा होगा कोर्ट कहता है कि आपको बॉन्ड भराओ और तब आपको क्या मिलेगी, यू विल गेट अ बेल, और बॉन्ड में होता है 2 लाख का बॉन्ड भराया, सुना है ऐसा कभी, है ना? अब ना अगर कोई भाग गया और उससे वो 2 लाख रुपए वसूल करने हैं, या एक पर्टिकुलरली कोई इंसिडेंट होता है और वहां पर कोर्ट कहता है कि इस व्यक्ति से 10 लाख रुपए का फाइन लिया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको अगर याद होगा 5G के ऊपर एक जाके जूही चावला ने वो डाल दी थी, याद है? उस पे कोर्ट ने कहा था इन पे फाइन लगाओ। अब ऐसे में अगर जो फाइन लगा रहे हैं वो कौन कलेक्ट करके देता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू ही कलेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा तो अदर गवर्नमेंट ड्यूज में मैंने बताया कि कोर्ट के ड्यूज कलेक्ट करके देता है, कई तरीके के फाइन्स कलेक्ट करके दे सकता है ना? तो अदर ड्यूज में भी इन्हीं का रोल है। रेवेन्यू कलेक्शन तो एक है, अन्य कोर्ट के आदेशों से जो होता है वो भी सही। और बैंक की, ये बहुत बड़ा ड्यूज होते हैं। बैंक की जो आपकी रिकवरी सर्टिफिकेट आता है, जैसे कोई भी है, भोला सिंह है कोई किसान, उन्होंने SBI से या PNB से क्या लिया, लोन लिया, और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो SBI PNB वालों के पास ना तो इतनी हिम्मत है और ना इतनी ताकत है कि वो लोगों को जाके और गांव-गांव के उनको बांध के और मारते हैं। और ये होता है भारत में, बैंक वालों को बांध लेते हैं 4 रुपए से हाथ पैर और 2-4 डंडे मार देते हैं, फिर वो रोते हुए जाते हैं किसके पास, थाने के पास। तो फिर इसीलिए रिकवरी सर्टिफिकेट आते हैं कि भोला सिंह पर 10 लाख रुपए बकाया है, तो फिर तहसील से लोग जाते हैं, पुलिस प्रशासन को लेके पकड़ के ले आते हैं, 2-4 दिन रखते हैं जेल में, तहसील में ही होती है, पैसा ऐसे आ जाता है। तो ये होती है। ठीक है, तो अदर ड्यूज में याद रख सकते हैं अगर कभी पूछा जाए तो, बैंक के रिकवरी सर्टिफिकेट और कोर्ट से जो आदेश होता है, ठीक है, कोर्ट ड्यूज, ये यहां पर आते हैं। इसके अलावा टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिकवर तकावी लोन्स। ठीक है, सो ये तकावी लोन्स क्या है, ये बेसिकली मिडिवल टाइम से ही इंडिया में है, और एक तो लोन्स होते हैं बैंकों के थ्रू, राइट, पर कुछ लोन्स होते हैं कि लेटर सपोज कहीं पर देयर इज अ सीरियस फ्लड सिचुएशन और सीरियस ड्राउट सिचुएशन, तब क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बीज खाद इन सब के लिए कुछ लोन देती है, इनको बोलते हैं तकावी लोन। समझ में आ गया? ठीक है, सो दे बैंक लोन से अलग होते हैं, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना और रिकवर करना तकावी लोन्स का, राइट। टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, अभी मैंने स्वामित्व स्कीम भी बताया था ना आपको, है ना। इसके अलावा अब आप देखो, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यहां पर आपको ये दिख रहा है कि ये किसी गांव का एक का नक्शा है और प्लॉट संख्या होती है, हर गांव में प्लॉट संख्या होती है, प्लॉट नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में गाटा संख्या। पट्टा होता है, पट्टा पे मिलना होता है, लीज पे मिलना, ये होता है पट्टा। तो पट्टा भी कई तरीके का होता है, जैसे जब आप जाओगे तो आपके पास ये अधिकार होगा कि गांव में गरीब लोगों को आप लैंड का पट्टा दे सकते हो लीज पे, तालाबों का आवंटन होता है वो भी आप करोगे, आपके माध्यम से मतलब होगा एज एट दी तहसील लेवल, SDM लेवल। इसके अलावा गृह भूमि का, आवासीय भूमि का पट्टा, गरीब लोगों को 100 फीट, मतलब 15 फीट बाय 15 फीट, ऐसे 20 फीट बाय 20 फीट का घर, छोटे छोटे से, तो ये होते हैं। और वो कौन सी लैंड होती है, वो गवर्नमेंट की लैंड होती है और उसमें गरीब लोगों को बांटी जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, सो अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस। तो यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है, आपकी जब PPT में दिखेगा तो ठीक दिखेगा। यहां पर ये क्या है, गाटा संख्याएं हैं, तुम्हें ये याद नहीं रखना है, वैसे ही बता रहा हूं।
ये कैसे भरी जाती हैं? ये ऐसे होती हैं, ऐसे नंबर होता है खेतों का, ऐसे नंबर होता है, ऐसे नंबर होता है, ऐसे होता है, ऐसे जो नंबर ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, देखो 46, 47, 48, 49, 50 जा रहा है ना, फिर ऐसे आ रहा है, तो ऐसे भरे जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत सालों में डेवलप हुआ है ना। और जो आपके पास मैप होंगे ना, वो भी कपड़ों के मैप होते हैं, कागज पे नहीं होता, कपड़ा होता है, सजरा बोलते हैं उसे, उस पे होता है। सो वो ये सब आप खुद जाके देखोगे। अभी तो इनका डिजिटाइजेशन हो रहा है, सो द थिंग्स आर इंप्रूविंग, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। सो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, लैंड रिकॉर्ड्स में कई सारे रिकॉर्ड्स हैं कि ये किसके पास से जमीन आई, जैसे खसरा एंड खतौनी आई टोल्ड यू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड, वहां पर कितना पेड़ है, कितना ट्रीज है, ट्यूबवेल है या नहीं, वो होता है खसरा में। मैं आपको कल लाके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसा खसरा दिखता है, कैसा खतौनी दिखता है। खतौनी इज जो पोजेशन ऑफ लैंड का जो रिकॉर्ड होता है, किसकी वो जमीन है। तो आप कोई भी अगर जाके देखोगे, आपको अच्छा अभी यहाँ पर हम कनेक्टेड हैं, तो आई विल यूज कि ऑनलाइन ही मैं कल आपको फिल करके दिखाऊं खसरा और खतौनी खोल के, ठीक है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हेनेवर यू, इफ यू विल बी एबल टू यूज दैट पोर्टल, यू विल बी आल्सो यूज दैट इन योर राइटिंग्स, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड्स में कई तरीके की चीजें होती हैं, किसकी पहले जमीन किसकी थी, कहां से किसने बेची, अभी क्या इस पे कोई लोन चल रहा है क्या, क्योंकि अगर आपके पास एक लोन है, आप दूसरे बैंक के पास जा रहे हो, तो सबसे पहले बोलेंगे खसरा खतौनी लाओ, राइट। क्यों? क्योंकि उससे लैंड रिकॉर्ड का पता चलता है। और खसरा खतौनी जब होती है तो वो ये भी हमें पता चलता है कि इस लैंड पे कितने पेड़ हैं, क्या ट्यूबवेल है या नहीं, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। और वो लैंड किस प्रकार की है, इज इट अ वेरी फर्टाइल लैंड, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, कम फर्टाइल है तो उस पर एक ही टैक्स लगेगा, क्या इस लैंड के आसपास से रोड गुजर रहा है। और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर आपने जानते हो और सुना हो, सर्कल रेट, सुना है ये टर्म, क्या होता है सर्कल रेट? हाँ गुड, हाँ प्रतीक, भूलेख इन यूपी, बहुत बढ़िया, सही बात कर रहे हैं आपने भी, सही। हाँ हाँ, वो तो वेबसाइट बता रहे हैं, भूलेख पे जाके खसरा खतौनी वगैरह ले, हाँ 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 हाँ, सब पता चल जाता है उसमें, नाम से भी और प्लॉट के संख्या से भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगा, गांव आ जाएगा, उसमें आप या व्यक्ति का नाम डाल लो और अदरवाइज प्लॉट संख्या डाल लो, ठीक है। तो कल को मैं करके एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। भूलेख इन यूपी, और अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, अपने अपने राज्यों के एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और या एटलीस्ट भूलेख ऑफ यूपी याद कर लो, ठीक है। और भूमि पोर्टल भी है ऐसे ही। सो लैंड, अब ये लैंड, ये तो है ही, लैंड रिकॉर्ड्स क्यों रखता है, क्योंकि हर साल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नया सर्किल रेट निकालता है। अब सर्किल रेट क्या है? सर्किल रेट ये है कि जब भी आप, अब तो आप इतने बड़े हो गए हो, सब समझदार हो, जब भी कोई नई जमीन या घर में खरीदी जा रही होगी तो उसमें देखना, तो वहां बात क्या हो रही होगी कि यार इस जमीन का जो सर्किल रेट है वो है 20 लाख रुपए बीघा, ठीक है। बीघा इज अ यूनिट, लोकल यूनिट, ठीक है। या मैं मान लू 20 लाख रुपए एकड़, एक एकड़ में 6 बीघाज होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अभी 20, आप जो टैक्स स्टैंप ड्यूटी देते हो वो दोगे 20 लाख पे, ठीक है। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने क्या निकाला है, सर्किल रेट, किसी भी एक सर्किल का, किसी भी एक जगह का रेट निकाला है, पर वास्तव में वो बिकेगी 35 लाख में, और जो ऊपर का 15 लाख रुपए जाएगा वो जाएगा ब्लैक से, कैश में, ऐसा होता है, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करना भी अब क्या हो गया, इन्हीं का काम हो गया। जितना भी स्टैंप पे ड्यूटी लगती है, जमीन खरीदने जाओगे तो बड़े बड़े से स्टैंप होते हैं ना, 50 रुपए 100 रुपए ऐसे लगते हैं, तो वो भी यहां से होते हैं। तो इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स का रखना बहुत जरूरी है। अब किसी की जमीन के पास से, जैसे इस जमीन के पास से यहां से रोड निकल गई, तो इसका ये क्या होगी, महंगी हो गई,
तो बाजार के पास की लैंड महंगी है, तो वहां पर अगर खरीद फरोख्त हो रही है, इट समबडी इज बाइंग एंड समबडी इज सेलिंग, तो सरकार के लिए बढ़िया है, क्योंकि सरकार को क्या मिल रहा है, उसमें टैक्स मिल रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, हर साल निकालते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। रूरल स्टैटिस्टिक्स मैंने बता रखा है आप लोगों को, बताओ रूरल स्टैटिस्टिक्स क्या, कैसे रूरल स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है। आपको पता है किसी को, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में कौन से वाले स्टैटिस्टिक्स, कौन से वाले रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्ट कराते हैं? चलो ये तो हो गया, ये तो लैंड रिकॉर्ड्स में आ गया। और जैसे हाँ डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक मतलब डेमोज का मतलब होता है लोग, और ग्राफिक का मतलब है इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक मतलब सेंसस अगर आप बोल दें, है ना, तो सेंसस जो होगा अब होगा इस साल, या हो रहा है क्या सेंसस? अभी नहीं, ठीक है, तो क्योंकि कोविड से बंद हो गया ना, तो सेंसस अगर होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उसमें ड्यूटी होती है। हाँ 10 साल में डिकेडल होता है, पर कोविड आ गया था, 2011 में लास्ट आया था, आया नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, पॉलिटिकल भी रहता है। वैसे तो जातीय सेंसस भी 2011 में हुआ था, ठीक है, कास्ट सेंसस, पर गवर्नमेंट उसको रिलीज नहीं करना चाहती है ना, क्योंकि उससे उसको लगता है कि जाति जो है वो लोग कहेंगे हाय हाय हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, और उससे उनके वोट भी कम हो जाएंगे, है ना। ओके, सो रूरल स्टैटिस्टिक्स, जैसे अभी आपको ये पता चलता है, अभी आप देखना, दो चार दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि द सोइंग बुआई, टोटल सोइंग ऑफ व्हीट हैज बीन दिस एंड दिस। Total sowing of wheat in India has been 350 million hectare. Let us suppose, ये डेटा कहां से आया? ये डेटा आया यहां से, ये लेखपाल गया, उसने अपने गांव में बताया जी मेरे गांव में 2000 बीघे में इस बार लगाया है व्हीट, क्योंकि उसके पास सारा क्या है, हर गाटा, हर इसका नंबर है, ये तो कमरुद्दीन ने भी लगाया, ठीक है, सैफू ने भी लगाया, और लोगों ने भी लगाया, ठीक है, इन सब का वो इकट्ठा करके फिर देता है किसे, कानूनगो को, कानूनगो देगा तहसीलदार को, तहसील से डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट से कमिश्नर, स्टेट के पास, स्टेट से आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मिंग के पास, एग्रीकल्चर, वहां से आपका डेटा रिलीज होता है। ये इस टाइप का डेटा, ठीक है, कितना कहां बुआई हुई है, और स्टैटिस्टिक्स अगर फ्लड्स आ गई, कितने लोगों का वो हो गया, कितने लोगों की, जैसे अभी ये लिम्पी डिजीज आई थी, पता है ना, गायों में आ गई थी, अब कितने पशुधन मरे, इसका डेटा कौन देता है? यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां से आता है। हर तहसील में एक और डेटा होता है, वो होता है कि रेन गॉज लगा होता है, वहां से रोज डेटा कलेक्शन होता है कलेक्ट्रेट के पास, वहां से इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे, खैर चलो, तो रूरल स्टैटिस्टिक्स समझ गए आप। फ्लड्स में, ड्राउट में कितने लोगों की जमीन बह गई, ठीक है, कितने लोगों को कंपेंसेशन मिला, कहां पर कौन सी डिजीज फैल गई, ये सब काम, ये भी काम इन्हीं का है, ठीक है। पावर ऑफ लैंड एक्विजिशन कोलोनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्लम क्लियरेंस, कैपिटल कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। कहीं पर घरों का निर्माण करा रही है सरकार, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसी जमीन पे तो करा रही होगी, है ना। खैर लोगों की अपनी जमीन भी है उसमें, पर अगर कलेक्टिवली कहीं पर कुछ सरकार बना रही है, ठीक है, या फिर नई रोड बना रही है, नया एयरपोर्ट बना रही है, नई यूनिवर्सिटी बना रही है, तो इसके लिए क्या है, कलेक्शन ऑफ, उनको लैंड चाहिए, लैंड एक्विजिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां पर बहुत ही सबसे बड़ा लफड़े का पार्ट भी यही है, बहुत ही सिरदर्द का पार्ट है। तो वैसे मैं आपको अब बता रहा हूं कि अखबार में देखना, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा है, जैसे न्यूज़पेपर आएगा ना किसी दिन, पूरा एक ऐसे करके अंदर का पेज होगा, उसमें लिखा हुआ होगा क्या, कि जिलाधिकारी सो एंड सो ने इस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, या देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग नया बन रहा है, के लिए यहां पर भूमि अधिग्रहण का काम किया, लैंड एक्विजिशन। तो उसमें ग्राम का नाम लिखा होगा, फिर गाटा संख्या लिखा होगा, ओनर का नाम लिखा होगा, फिर आगे कंपेंसेशन मिल गया है नहीं मिल गया, कितनी लैंड एक्वायर कर ली, ऐसे करके पूरा लिखा होता है। तुम्हें याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, पर मैं बता रहा हूं फॉर योर ऑब्जर्वेशन,
देखना इसे, जिस दिन आएगा तो मैं भी बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि जाके देख लो उसे, ठीक है। तो क्योंकि आगे चल के वही आपके ही साइन से वो क्या हुआ करेगा, ठीक है, जाया करेगा, ठीक। आप ही उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होगे, कंपीटेंट ऑथोरिटी होगे, ओके। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स आपको पता है आपके जीएस में एक टॉपिक भी है, कहां पर, आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में एक टॉपिक है। तो लैंड जो बेसिकली रिफॉर्म्स थे उसमें क्या था, उसमें यह था कि लोगों की बहुत सारी जमीन लेके और लोगों में बांट दी थी, गरीब लोगों में एक, या नहर निकाली, कहीं पर ऐसी भूमि थी जो कि दलदली भूमि थी उसको सही कराया, ये सब काम थे ना। सो टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, लैंड को एक्वायर करना लोगों से, उस एक्वायर करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना गरीबों में, ये सब काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में। टू लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, तो किसानों के ध्यान रखना, तो किसानों का कोई बीमारी फैल गई है तो एग्रीकल्चर ऑफिसर तो भागा भागा जाएगा ही, साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी लोग जाएंगे और वो जाके पूरा उसको क्या कराएंगे, काम कराएंगे। या फिर जैसे ये होता है गर्मियों में जब गेहूं कट रहे होते हैं ना, कब कट रहे होते हैं भाई गेहूं भारत में, अंतर पता है गेहूं और धान में तुम्हें? हाँ, मार्च अप्रैल में मेनली, ठीक है। सो अप्रैल में यू नो कि देयर इज बैसाखी, तो पोस्ट बैसाखी 13 अप्रैल से 1 अप्रैल से ही लगा लो, कहीं कहीं पे कटने लगे, अप्रैल और मई में कटते हैं। उस समय पे क्या होता है, बहुत एक चीज होती है कि बिजली के तारों से कोई गिर गया तार, क्योंकि उसमें आंधियां भी आती है, आंधी आएगी और बिजली के तार से आग लग जाएगी और 200-300 बीघा लैंड खत्म हो जाएगी जल के। अब वो लोग तो ऐसे समय में जो भी क्रॉप लॉसेस होते हैं वो होता है और उनको कंपेंसेशन मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज, फायर, ड्राउट या फ्लड्स के समय ये भी काम किसका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। ट्रेजरी और सब ट्रेजरी, ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, सब ट्रेजरी होती है तहसील लेवल पे। इसमें क्या आता है, इसमें पैसा आता है, कौन सा पैसा आता है, रेवेन्यू से जो कलेक्ट किया, स्टैंप ड्यूटी से जो गया पैसा, स्टैंप रखे रहते हैं बहुत सारे आपकी ट्रेजरी में, करोड़ों रुपए के स्टैंप होते हैं और वो गिनते हैं स्टैंप और दिए जाते हैं और उस पर साइन होता है फिर ऑफिसर का जिसने दिए, जिसने इशू करे हैं, और जो लेके गया है, खरीद के गया है। यहाँ पर भी लोग घोटाला कर देते हैं, ठीक है, फिर जेल भी जाते हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड को पकड़ के उसके ऊपर मुकदमा हो गया था, फिर मैंने पूछा, अभी ही इज क्लियर, वेरी गुड स्टूडेंट ही वाज, 23 में ही उसका एग्जाम निकल गया था, ठीक है। तो खैर, टू इन्फोर्स स्टैंप एक्ट, स्टैंप की कोई चोरी ना करे, सरकार को ऐसा चूना ना लगाए। रिहेबिलिटेशन ग्रांट देना, एक जगह से दूसरी जगह पे एयरपोर्ट बन रहा था तो लोगों को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा दिया, ठीक है। या फिर एक और आपको एग्जांपल बताता हूं, एक ट्राइब है जो वन गुजर, ठीक है, ये मैंने बात और स्टूडेंट्स के साथ भी करी थी। अब इनको क्या करा जा रहा है, जो शिवालिक रेंजेस में दो बड़े वो पड़ते हैं, एक राजाजी नेशनल पार्क और एक कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है ये दोनों, राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में, है ना। तो यहां पर वन गुजर नाम की एक ट्राइब रहती है। इनको ये कहा जा रहा है कि तुम अब ना यहां से जो तुम जंगल में रह रहे आ रहे हो 600-700 सालों से, तुम निकल के हम तुम्हें कॉलोनी यहां बना के दे रहे हैं, यहां रहो। तो ये कह रहे हैं भैया हम नहीं रह पाएंगे, हमें तो जंगल में ही रहना है, ठीक है। तो ऐसी रिहेबिलिटेशन के लिए ग्रांट ऐसे भी देते हैं। गवर्नमेंट के एस्टेट, गवर्नमेंट के अपने बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं बहुत जगह पर, तो उनकी ध्यान रखना भी इनका काम है। रेवेन्यू अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटीज, तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम है, किसी का बकाया था नहीं था, किसी पे बकाया नहीं दिया, उस पर मुकदमा हो गया तो तहसील लेवल से ये शुरू हुआ और फिर ऊपर तक आया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि नीचे तहसीलदार से ऊपर आएगा एसडीएम के पास, एसडीएम ने कहा कि नहीं तुम पे सही लगा हुआ है, ये तुम पे सही लगा हुआ है इतना जुर्माना, ठीक है, तो डीएम के पास अपील करेंगे कि डीएम सर हमारे पे गलत लग गया, तो उसको सुनते हैं। रोज कोर्ट में केसेस होते हैं इनके। जमींदारी एबोलिशन की कंपेंसेशन देना, अभी तो जमींदारी एबोलिशन हो चुका है 1950-60s में, ठीक है, अभी तो कोई ज्यादा उस पर काम हो नहीं रहा है जमींदारी एबोलिशन पे। पर जमींदारी एबोलिशन में ये था
कि इन सम ऑफ द स्टेट्स ये प्रोविजन करा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि जो लोग हैं जिनकी जमींदारी में क्या चली गई है, जमीन चली गई है, उनको मिनिमम कुछ पर हेक्टेयर, पर एकड़, पर बीघा गवर्नमेंट क्या देगी, कंपेंसेशन देगी। तो इस टाइप की कंपेंसेशन देना भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट का काम है। तो अगर इसके अलावा और क्या क्या है, कुछ एक राइटर है द्वारका दास, रोल ऑफ हायर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, 1958 में उनकी बुक आई, तो उसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सेल डीड्स, सेल करना लेना एक दूसरे से, ये भी देखते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, कौन बेचने का अधिकार किसे होगा, ये सब चीजें होती है पावर ऑफ अटॉर्नी में। और इसी के अलावा स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और EWS, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, और जिसे हम बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंट, ये सब होते हैं। अभी तुम जब फॉर्म वॉर्म भरोगे और तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें ये देने पड़ेंगे सब, है ना, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो EWS, OBC और इनकम सर्टिफिकेट, अगर OBC क्लास की आपको वो लेनी है, मतलब हेल्प लेनी है इसकी सर्टिफिकेट की भी, तो आपको पता ही है कि आपकी जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए, मॉम डैड की इनकम, है ना। वो कहां से जाओगे बनाने, और ये हर 6 महीने में बनाना पड़ता है। आज बनाया और तुमने आज बना के रखा है, 6 महीने के बाद ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली की इनकम लगातार बढ़ती रहती है ना। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने में क्या लग जाता है, आपका जो इंक्रीमेंट भी हो जाता है सरकारी नौकरी वालों के पास भी, ठीक है। इसलिए इसकी अवधि जो होती है OBC सर्टिफिकेट में, जो इनकम टैक्स वाले की इनकम वाले की अवधि होती है, दैट इज फॉर ओनली 6 मंथ्स, ठीक है। और बहुत सारे सर्टिफिकेट, ये भी आप याद रखना जब भी हाँ, नहीं, कास्ट नहीं, केवल इनकम। कास्ट तो एक बार बन गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, परमानेंट रेजिडेंसी, EWS, ये एक बार बन गए तो बन गए, ठीक है। पर EWS में और अदर बैकवर्ड क्लास में एक और सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, वो है कि आपकी इनकम कितनी है। अच्छा, मैंने इसी बात पे पूछा कि कास्ट नहीं, तो वो कास्ट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही अदर बैकवर्ड क्लास, क्योंकि वो कास्ट से नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास है, क्लास, ठीक है। वहां पर ये माना जा रहा है कि इनकम बढ़ने से वो जो जातियां हैं उनका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ जाता है। वहां पर उस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है जैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पर एजुकेशनली कुछ बैकवर्ड रह गए लोग, समझ में आया। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है कि कहीं पे केवल सर्टिफिकेट से लग जाए या कहीं पे पूरा नया बनवाना पड़े, कास्ट तो सेम ही रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर आपको उसमें क्या इनकम है वो उसके लिए जाना पड़ता है। अभी तो ये शुक्र करो कि डिजिटाइजेशन से और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने वो झाड़ खत्म करा दिया है स्टूडेंट्स का। अदरवाइज अर्लियर स्टूडेंट्स हैव टू गो टू सम गैजेटेड ऑफिसर टू हैव देयर सर्टिफिकेट साइंड ना, अब तो सेल्फ है। दो गैजेटेड ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर इनकम सर्टिफिकेट लगता है, इनकम सर्टिफिकेट पे डालना ऐसा है, ओके। सो अदरवाइज जो आप ये देखते हो कि आपके 10th 12th ये सब पे छूट मिल गई है। अर्लियर आपको जाना पड़ता था, बच्चे बहुत परेशान होते थे कि अब सेल्फ अटेस्टेड करो कि ये मेरा ही है, बस खत्म, है ना। उस पे अपना नाम लिख दो, डेट लिख दो, दैट्स इट। सो पोजीशन ऑफ कलेक्टर, अब देखो ये द्वारका दास इनकी एक किताब है, उसमें क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ कलेक्टर हैज रिमेन्ड अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनक्लासिफाइड, unconsolidated, diffuse responsibility that seems to be one of the marked feature of Indian administration system. अब इसका क्या मतलब है,
ठीक है। अब ये शब्द जो यूज कर रहे हैं अनक्लासिफाइड, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हर जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैला हुआ है। अनकंसोलिडेटेड हर जगह है, हर जगह उसकी ड्यूटी है। डिफ्यूज्ड, फ्यूज्ड का क्या मतलब होता है? चीजें मिल गई। डिफ्यूज का मतलब बिखरी हुई लाइट, जैसे लाइट बिखर जाती है ना। अगर आप FW रिग्स को पढ़ोगे, जब फ्यूज साला मॉडल पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो फेडरल W रिग्स में भी है डिफ्यूज्ड, मतलब ऐसे लाइट आई और ऐसे 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 बिखर गई। One of the marked feature of Indian administration है, he was in earlier days and is now somewhat in theory or in most nostalgic yearning. Nostalgic मतलब पुरानी यादें, yearning मतलब जो हमारी यादें पहले जाती, more or less responsible for everything done by the government within geographical area. समझ में आ रहा है? तो तभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पीछे सब भाग रहे हैं, तभी हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, बिकॉज पावर्स इतनी सारी हैं, ठीक है। यू हैव so much to do, मतलब इमेजिन करो तुम्हारा दिमाग ऐसे ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल इतना सारा काम है करने को। You will get to learn so many things about Indian life. अभी तो देखो, whatever we are learning through books is nothing, because whatever in books have been written, that is somebody has taken a certain frame of mind and that professor or writer has written. बट हर एक गांव की समस्याएं अलग है। कहीं पर भेड़ ज्यादा है, बकरियां कम है, कहीं पर गाय ज्यादा है, भैंस कम है, कहीं पर नालियां नहीं है, कहीं पर किसी के घर के सामने से रजवाहा, यू नो व्हाट इज रजवाहा, कैनाल गुजर रहा है, अब वहां पर समस्याएं हैं। किसी गांव में जो कॉमन लैंड होती है, चरवाहा की भूमि, ठीक है, या फिर वहां पर लोग अपने उपले उपले रखते हैं, वहां समस्याएं, कितनी समस्याएं लोगों की, तरह तरह की बीमारियां हैं लोगों को, तरह तरह की समस्याएं हैं, पारिवारिक है और जमीनों के विवाद हैं। तो यू विल गेट टू लर्न सो मच, राइट। अगर तुम 2-4 साल काम कर लिया उसके बाद तो यू विल बी प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग, ओके। खैर, सो ऑल्दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में चेंज एज इलेक्शन अनफोल्ड, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल और पॉलिटिकल इक्वेशंस बनते हैं। इट इज सिविल सर्विसेज, जो कि एक वेल नोन फेस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो कि हर चीज को क्या करता है, अकोमोडेट करता है। सो बेसिकली इट इज लाइक दिस, दैट X government is there today, tomorrow there would be Y government, but the शासन एंड प्रशासन keeps working. अगर कोई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर हो भी ना, तो जब ना भी हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चलता रहेगा, ठीक है। वहां पर सब कुछ चलता रहता है। चुनाव होते हैं, गवर्नर का शासन लगता है, यू नो एवरीथिंग, लोगों को पता भी नहीं चलता है गवर्नर का शासन है, वो ट्रैफिक मेंटेनेंस हो रहा है, PDS के थ्रू अनाज मिल रहा है लोगों को, पुलिस वहां पर खड़ी है, ऑल दोज थिंग्स कीप्स ऑन गोइंग। इज दैट ओके, राइट? सो the district magistrate is the person who is responsible for everything which goes into continuation, right? तो अभी हम यहां पर देखें, अगर मेजर फंक्शंस जैसे हमने एक तो बात कर ही ली है, पढ़ी ली है, अब इनको थोड़ा सा और एक तरीके से देख लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी तरीके से इग्नू में ये दे रखा था, तो मैंने वहां से लिया, इसके मैं नोट्स भी दूंगा आपको, ठीक है। तो मेजर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर के क्या है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनल एरिया। तो कलेक्टर हैंडल्स ऑल मैटर रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट लैंड भी इनके पास रहता है। गवर्नमेंट लैंड कई तरीके की होती है। लैंड, जब हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स लग रहे थे तो बहुत सारी लैंड गवर्नमेंट के पास आ गई थी और बटी नहीं थी। जब तुम याद रखना, आज सब याद रखेंगे आज के लेक्चर को जो मैं बता रहा हूं, जब तुम जीएस में पढ़ोगे, इकोनॉमी में, लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या घाटे रहे, हाउ इट कुड नॉट बी अ बेटर, बिकॉज बहुत सारी जो लैंड थी ना, वो गवर्नमेंट के पास पहले ही रह गई, बट नहीं पाई, तो उसको बोलते हैं सीलिंग लैंड, राइट? तो ये बहुत सारी लैंड अभी भी है, उसमें गवर्नमेंट की खुद अपनी खेती होती है, और असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर इनमें मदद करते हैं। कलेक्टर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जितने भी एक्साइज से रिलेटेड टैक्स वैक्स होते हैं उससे रिलेटेड कलेक्टर ही, तो लगभग सारे स्टेट्स में ऐसा ही है। और जब तुम ये पढ़ोगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाए, तो उसका एक कारण ये है कि वहां पर नेक्सस बन गया था। देखो, जुडिशरी में वही लोग थे जो भारत में हमेशा से पावरफुल रहे हैं, प्रशासन में वही लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज, जुडिशरी, हर जगह वही लोग थे। तो बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो वास्तव में चाहते थे हमारी जमीनें जाएं।
अब सिंपल सी बात है भाई, किसी के पास 2000 5000 बीघे जमीन रही है 10 पीढ़ियों से, तो वो क्यों जाने देगा, है ना। पर जब हमने लिख दिया है अपने प्रीएम्बल में भी, और हम ये चाहते हैं आर्टिकल 39, 40, 41, 42, 46, इन सब में ये बात है कि जो ऐसे तबके के लोग हैं जो पीछे रह गए हैं उनका हमें भलाई करनी है। एंड एग्रीकल्चर लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट अ पर्सन कैन हैव इन द रूरल सेटिंग। एग्रीकल्चर लैंड से हमारी केवल इकोनॉमिक नहीं, सोशल स्टेटस भी पता होता है। किसी के पास ज्यादा लैंड है तो वो अपने आप वो हो जाता है बाबा जी, ठीक है, अपने आप हीरो बन के घूमता है, ठीक है। बशर्ते तुमने देखा होगा कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में इन पर्टिकुलर बुलेट और गाड़ियों के पीछे लोग लिखवा लेते हैं लैंड लॉर्ड, ठीक है, जमींदारा, ठीक है। पर अभी कुछ रह नहीं गया है ये जमींदारा, ठीक है। तो वो अगर तुम्हारे साथ पढ़ रहे होते तो नहीं लिखवाते, बिकॉज लैंड लॉर्ड इज नो लैंड लॉर्ड नाउ, ठीक है। सो 10-12 बीघे जमीन या जितनी भी 80 बीघे जमीन भी, अगर 12.5 एकड़ की मैं बात करूं, 75 बीघे जमीन भी, इट्स नथिंग नाउ, ठीक है। खैर, तो ये समझ में आया, ठीक है। लैंड के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी का मतलब है हर चीज को लागू कराना, ठीक है। सो मजिस्ट्रेट होता है, सीआरपीसी में इसको बहुत सारी पावर है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इसी की जिम्मेदारी है, कस्टडी ले सकता है, लोगों की डिटेंशन करा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एज रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे में क्या होता है, इनका बड़ा रोल है। ये आपको दिखाई देगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, ये सब अभी बहुत सारे आप देखोगे लास्ट 2-3 इयर्स में एनटीसीए एनआरसी भी हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे पकड़े जाते हैं, ये लगा देते हैं सीधे, और इसमें क्या है 1 साल तक पड़े रहो जेल में। इसके अलावा बिहार पुलिस एक्ट में भी कई रोल हैं जो कि आपको मजिस्ट्रेट को मिले हुए हैं। तो अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कहीं पे सीआरपीसी में ज्यादा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ज्यादा पावर मिली हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कहीं पे कम मिली हुई है, ठीक है। अब जब भी तुम देखोगे, जैसे अभी क्या है, ठीक है, होली, जब भी ये होता है ना रामनवमी और प्रोसेशन, इनमें दंगे उंगे हो जाते हैं कई बार, आपके राजस्थान में भी कई बार हुए हैं, है ना। तो वहां पर देखना कि जब भी वो बात हो रही है कि धारा 144 लगा दी, क्या कर दिया, तो उससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। अपने राज्यों में एटलीस्ट, अपने राज्यों का तो देखो, छोटी छोटी चीजें भी देखनी जरूरी है कि दंगा कहाँ हुआ है, कहाँ वो फूंक दिया है, थाना फूंक दिया, दंगा हो गया, लोग मर गए, ये छोटी चीजें हैं पर याद रखनी चाहिए। कोई बैठा होगा इंटरव्यू में भी पूछ लेगा कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है ना। ओके, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, बहुत तरीके के लाइसेंस, एक तो गन का लाइसेंस ही है। कमिश्नरेट सिस्टम जहां पुलिस का है वहां पुलिस के पास पावर आ जाती है बहुत सारी, पर जहां पर पुलिस में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, जैसे दिल्ली में तो है, तो लोग जाएंगे दिल्ली में पुलिस के पास जाएंगे लोग कि हमें लाइसेंस चाहिए बंदूक का, या फिर हमें सिनेमा घर खोलना है, आर्म्स एक्ट हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, इसके अलावा पब खोलना है, बार खोलना है, कसिनो खोलना है, ये सब, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड है, तो बहुत सारी पावर्स हैं। इलेक्शन में वो क्या होता है, इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो पार्लियामेंट के होते हैं इलेक्शन, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरऑल इलेक्शंस को मैनेज करता है जब स्टेट की असेंबली के होते हैं, और स्टेट की असेंबली में ज्यादातर आपको एसडीएम रैंक के अधिकारी मिलेंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। अच्छा, मैंने ये शब्द पहले भी यूज किया है, रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? और रिटर्निंग क्यों बोलते हैं इसे? रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्निंग क्यों बोलते हैं? क्या होता है भाई रिटर्निंग ऑफिसर? देखो नहीं, देखो एक कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर 5 लोग कह रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो भारत में ये व्यवस्था है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि 5 में से जिसके भी ज्यादा नंबर हो गए, ठीक है, लेट अस सपोज ये 15 लोग लड़ रहे हैं यहां पर, अब जिसके भी 10% नंबर हो गए और ये 10% वोट हाईएस्ट वोट है, अगर एवरेज वोट लगाऊं तो 6.66 वोट आएंगे एक व्यक्ति को, अगर 15 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। किसी के 9 है, किसी के 7 है, एक व्यक्ति के 10% वोट है, ये 10% वाला ही विनर मान लिया जाएगा।
तो रिटर्निंग ऑफिसर इन 15 में से एक व्यक्ति को जिता के रिटर्न करके दे रहा है, इसीलिए उसका नाम रिटर्निंग ऑफिसर है। क्या ये बात समझ में आई? किसको रिटर्न करके दे रहा है? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने उसको जिम्मेदारी दी कि आप पहले नामांकन भरो, ठीक है, नॉमिनेशन, वहां भी जिम्मेदारी इनकी, नॉमिनेशन कराएंगे, फिर पूरी व्यवस्था करेंगे, हैं, हर जगह पर बूथ लगा होता है, बल्ले लगे होते हैं और रस्सी लगी होती है, उसमें जाके तो वोट करके आते हैं लोग। हाँ, डीसी को ही बनाएंगे। अगर एमपी वाले इलेक्शन है और एमएलए वाले इलेक्शन है तो किसको बनाएंगे? एसडीएम को। समझ में आया? ठीक है, तो कि आप हमें एक जीता हुआ कैंडिडेट रिटर्न करके दोगे, इसलिए आप रिटर्निंग ऑफिसर कहलाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर, यहां पर सबको समझ में आ गई ये बात, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? अब अखबार में रोज रोज आता है तो उसको देखना। समझ में आ गया सबको ये बात? यस सर। ओके, ठीक, ओके। सो इसके अलावा ये हो गया रिटर्निंग ऑफिसर। लोकल बॉडीज में भी, अच्छा, अगर तुम अखबार पढ़ते हो तो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में कल एक हाई कोर्ट ने, कल या परसों, कल ही कराया, एक चुनाव के संबंधित कुछ ऑर्डर पास किया है। चलो बताओ भाई, उत्तर प्रदेश वाले भी एक दो बच्चे हैं यहाँ पर, और तुमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, बताओ हाई कोर्ट ने क्या किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रतीक, कल जो एक ऑर्डर आया है निकाय चुनाव से, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव से रिलेटेड एक ऑर्डर आया है, वहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस, देखो तुम बताओ पहले, अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है? कंपलसरी है या स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन है आपके लोकल बॉडीज में, वो क्या हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगाए, चाहे ना लगाए। उसमें यूपी की स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाहती थी, पर उसमें कुछ इशू हुआ है तो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया उसे। अब यूपी की स्टेट गवर्नमेंट गई है वापस। क्या हो गया? नो 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 नो, ये नहीं है। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट, कुछ पीछे वो चला गया है, अभी मैं सही कराता हूं। पहले आपको मुद्दा बता दूं, तो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट गई हाई सुप्रीम कोर्ट अब, कि हमें जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही नहीं लग रहा है, और हम चाहते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या हो, रिजर्वेशन का प्रावधान हो इन द लोकल अर्बन बॉडीज। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है 74th अमेंडमेंट एक्ट में, रादर दिस इज अ provision where the state government can take a decision. Okay, hold on for a minute, वो पीछे स्क्रीन को सही कराता हूँ। हाँ, वो मंडे की क्लास में भी हुआ था, वो हो जाता है कभी कभी, हो गया सही। अब मैंने सीख लिया है वो कैसे सही करना है, तो एंड्रॉइड में चले जाता है पीसी से। ओके, चलो खैर, फूड और सप्लाईज, ये फूड और सप्लाईज का भी पूरा सिस्टम को देखना, पीडीएस सिस्टम को देखना, और एट द सेम टाइम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना। ठीक है, अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कैसे, आपने देखा होगा उसमें कोविड के समय मास्क और सैनिटाइजर्स को भी एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया था। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है कि उनकी प्राइस को भी मैनिपुलेट करने से रोक सकती है वो। समझ में आया? एसेंशियल कमोडिटीज जैसे दूध है, दवाइयां हैं, ये सब है। ठीक है, तो आप जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो खुद लगाओगे इन सब एक्ट को। इसके अलावा वेलफेयर करना बहुत क्रिटिकल रोल है, पेंशन देखना, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग देती है, और कहीं पर ज्यादा है, ये कहीं पर कम है, किसी बड़े व्यक्ति के नाम पे हो सकती है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े लीडर के नाम पे ये हो सकती है ना। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है। जहां पर जिला परिषद ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉडी है, वहां पर जिला परिषद का ज्यादा रोल है इसमें। तो जिला परिषद क्या होती है? जिला पंचायत बॉडी है ना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, वही जिला परिषद है, राइट। उसका ज्यादा रोल होता है, कहीं कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्यादा रोल होता है। सेंसस, ये मैंने आपको बता दिया, सेंसस कराने वाला। कोऑर्डिनेशन कराना बहुत सारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट के बीच में, वेटनरी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आपका, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, सप्लाईज डिपार्टमेंट है जो पीडीएस के थ्रू बांटता है,
इसके अलावा दवाइयों से रिलेटेड और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के काम होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इन सब के बीच में क्या करना, जैसे यहाँ पे निकला हुआ एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और वेटनरी, सेरिकल्चर, हैंडलूम्स, टेक्सटाइल, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजन है, बहुत ये ज्यादा प्रोविजन याद करने की जरूरत नहीं है, इनको याद रखना है। और इनको याद रखने का मतलब है कि ये तो रटी लोगे तुम, ठीक है, बट इनसे रिलेटेड जो न्यूज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। समझ में आया? यहां पर अब जहां पर भी ये होगा, जो भी सरकार चुनाव जीत के आती है, अब क्या हो गया, एक रेवड़ी उनके पास ये है कि लोन माफी, ठीक है, लोन वेवर बोल सकते हैं इंग्लिश में, माफी तो शब्द हो गया आपका हिंदी का, लोन वेवर स्कीम। तो ये इसके ऊपर रेवड़ी कल्चर से जो आ रहा है वो भी आ सकता है कि ये सही है नहीं, पर ये जो कराया जाएगा लोन माफी, लोन वेवर स्कीम, ठीक है, ऋण मोचन बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है, ऋण मोचन। तो ये किसके थ्रू कराया जाएगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू ही इसमें ड्यूटीज होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज कराना, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज का हेड बना देना, एसडीएम को, कहीं पर चेयरमैन खुद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पर अलग अलग कहीं पर पंचायती राज को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कम रोल है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है, मनरेगा है, इन सब में रूरल डेवलपमेंट, डीआरडीए एक बॉडी होती है, उसके थ्रू अभी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू डेवलपमेंट कराने का। जैसे हम यहाँ पर बाबूजी बन के कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, गांव में सड़कें नहीं है। अरे भैया, गांव में सड़कें नहीं है, गांव भी तो एक जिले में 15,000 गांव हैं, 15,000 गांव में कम से कम 2 लाख सड़कें हैं। 2 लाख सड़कों में अगर तुम हर समय सड़क भी बनाओगे, 10% टूटी तो रहेंगी, एक बना रहे हो दूसरी उखड़ जाती है, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बहुत नेग्लेक्शन है, पर लोगों में भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक गैर जिम्मेदाराना हरकतें लोग करते हैं, सड़कों की ईंटें उखाड़ के ले जाते हैं। दिल्ली में अभी बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए थे और लाइटें लगाई थी, उखाड़ के ले गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप जब इस बार गांव में जाना तो एक चीज देखना, वो देखना सोलर लाइट लगी हुई है, ठीक है, और उसमें जो सोलर लाइट की बैटरी है वहां पर ताले लगे हुए हैं, और या फिर बैटरी को काफी ऊपर कर दिया है, नहीं तो लोग बैटरी उखाड़ के ले गए, ठीक है, अपने ट्रैक्टरों में जाके लगा ली। तो ये समस्याएं हैं, आसान नहीं है वहां पर लोगों को समझाना। इतने भोले बॉलीवुड में दिखाया जाए ना, गांव के भोले लोग, वैसा कुछ नहीं है, इतना पीटते हैं ना वो, और लूट लेंगे तुम्हें बिल्कुल, ठीक है। और ग्राम प्रधान से मिल लेना 2-4 बार तो पता चल जाएगा कि कितने भोले लोग हैं। ओके, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज में क्या कराना, डेवलपमेंट का काम कराना, ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। अलग अलग राज्यों में अलग व्यवस्था है, कितनी कहां पर पावर है। और जब हमने आप लोगों के साथ प्लानिंग करी थी तो हमने बताया था 243ZD ZE प्लानिंग फंक्शन करना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये सब पढ़ रखा है हमने, है ना, इनमें रोल है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और ई गवर्नेंस, जो भी अब चीजें हैं जो उसमें भी इनको लागू कराना, डीबीटी को इंश्योर कराना, ठीक है। और आपका इवन फॉर दैट मैटर कि कोई भी नया फंक्शनर आ रहा है, आधार कार्ड के थ्रू चीजों को कराना, वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो मैंने पोजीशन ऑफ कलेक्टर तो आपको ये बताया कैसे है, इसको तो आप भूलोगे नहीं, याद रखोगे, है ना, इनको याद रखोगे कि क्या कौन ऑफिसर होता है, और ये ही आपको भी काम करना है। जाके आप शुरू में तो यहाँ जाओगे कुछ दिन, यहाँ भी रहोगे कुछ दिन, ये भी आपको 30-35 दिन के लिए देखना पड़ेगा, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ रहोगे 1-1.5 साल, फिर जाओगे मसूरी ट्रेनिंग करने, और फिर आके
लगोगे, सीधे कलेक्टर नहीं बनोगे, ठीक है। कहीं पर किसी चीज का तुम्हें हेड वेड बना दिया जाएगा, किसी बॉडी का सीईओ टाइप के बना दिया जाएगा, जो कि कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जो कि जिसका बेसिकली मैनेजेरियल काम हो, या फिर सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट में या किसी खादी ग्राम उद्योग इस टाइप का बनाया जाएगा। फिर तुम सीडीओ बनोगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, आईएएस अधिकारी, 2-3 साल यहां पर रहोगे, फिर जाके तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यहां पढ़ रहे हैं वो तो 1% है जो तुम्हें अगले वहां जाके पढ़ना है। वहां तो इतने सारे नियम कानून है, रोज रोज 10 नए नियम पता चलेंगे तुम्हें। फिर डिस्ट्रिक्ट जो आपका लॉयर्स होते हैं सरकार के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनसे आप सहायता लोगे हर चीज के लिए, वहां से पूछोगे कि कानूनी राय ले ली जाए इस पे, क्योंकि जटिल चीजें हैं ये बहुत ही, है ना। तो वहां पर तो जितने जो ठंडे दिमाग से काम करेगा, आराम से काम करेगा, उसका वो सही है। जो ऐसे मतलब शुरू में जाके कुछ लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, पर उनको बचा लिया जाता है, उनकी गलतियां दिखती नहीं है, क्योंकि आईएएस लॉबी स्ट्रांग होती है, पर बहुत सारी गलतियां होती हैं लोगों से। ओके ओके, सो डिस्ट्रिक्ट अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और एम्पावर किया जा सकता है अगर हम 1992 के जो 74th अमेंडमेंट एक्ट में और बहुत सारे प्रोविजन लाके एम्पावर किया जा सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि ये क्वेश्चन उठता रहता है कि क्या बहुत सारी जो अर्बन लोकल बॉडीज के पास पावर आई हैं, उनसे इनका फंक्शन कम हुआ है। तो उसके दोनों चीजें हैं, हाँ कम हुआ है, नहीं भी हुआ है, क्योंकि जिला पंचायत एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनने की क्या कर रही है, कोशिश कर ही रही है वहां पर, बशर्ते बहुत सारी जगहों पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही जिला पंचायत का चेयरमैन भी वहां पर एज अ सीईओ बना दिया जाता है, पर स्टिल दे आर इवॉल्विंग एंड दे आर चैलेंजिंग द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू का जो परसेंटेज था वो धीरे धीरे घट रहा है। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जैसे, या एक्साइज ड्यूटी है, ये बढ़ रहे हैं, और लैंड रेवेन्यू 50 रुपए 100 रुपए ये नहीं, बिजनेस में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो जहां से बिजनेस में ज्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब जो ऐसी बॉडीज हैं स्टेट लेवल पे भी, जैसे होता है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, वो पोस्टें क्या हो रही हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस ले रही हैं सरकार की नजर में, है ना। तो ये लैंड रेवेन्यू कम होने से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का भी क्या हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है थोड़ा, पर और चीजों में कई चीजें हम देखने को मिलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का रोल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, बिकॉज आवर सिटीज आर नॉट इक्विप्ड टू हैव सच अ लार्ज पॉपुलेशन, टू हैव सच अ लार्ज नंबर ऑफ कार्स। अब देखो तुम जहां भी रहते हो दिल्ली में, तो तुमने देखा होगा कॉलोनी में दोनों तरफ कार ही कार लगी हुई है, यहाँ इसमें पार्किंग करने की जगह नहीं है, ठीक है। इससे बहुत सारी समस्याएं उपज रही हैं, एंड न्यू कार्स आर बीइंग बॉट एवरी डे। देन देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, so law and order, problem of religious riots, ये पत्थर मार दिया, किसी की मुर्गी मर गई, इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम या कोई भी दंगे हो जाते हैं इंडिया में, तो ठीक है, साइकिल टकरा गई तो लोग लड़ मरते हैं। ओके, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है और ग्रीवियंस रिड्रेसल की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इसकी पोजीशन थोड़ी बहुत ही ये मान सकते हैं कि कमजोर हुई है, पर फिर भी नई नई चीजें आती रहती हैं जो इंश्योर करती रहती हैं कि इसका रिकैलिब्रेशन होता रहता है। जैसे मैंने 2 एक्ट बताए, एक तो फार्म लॉज बताया था और न्यू टेनेंसी बिल बताया था, न्यू टेनेंसी एक्ट, ये दोनों जाके देख लेना, ठीक है, ये पिछले साल आया है। हाँ, और ये फार्म लॉज भी 2020 में आए थे, पता है, ये तो चले गए अब, पर इसमें डीएम का रोल था, यहां पर भी टेनेंसी एक्ट में देख लेना। और तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या कह रहा है, these have remained and will remain center and core area of our state government at the district level even when there is a full fructification of local self government. law and order हेल्प, जो किसी भी नेचुरल या मैन मेड क्लैमिटी में हेल्प करना है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक, ये सब हमेशा से ही क्या रहेंगे, चाहे कितनी भी PLI ULBs आ जाएं, अर्बन लोकल बॉडीज आ जाएं, या फिर ग्रामीण
और अर्बन एरिया में कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, ये रहेंगे ही रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ टास्क कर रहा है। ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना, ट्रेनिंग के थ्रू या शिक्षा को मेंटेन कराना, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को मार्जिनल सेक्शन की सही करना, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? मेनी ऑफ दी रूरल गवर्नमेंट की, जो रूरल डिपार्टमेंट की या रूरल मिनिस्ट्री की जो एम्पावरिंग फैसिलिटीज हैं या फिर स्कीम्स हैं, उनको लागू करा रहा है ये ही, ठीक है। और क्रिएटिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, राइट। इसके अलावा आपके ग्रामीण क्षेत्र में इवन अगर फल और सब्जी के भंडारण के लिए मंडियां बनती हैं, शेड बनते हैं छोटे छोटे, 10-10, 20-20 गांव पे एक छोटी मंडी होती है। पैठ जानते हो? पैठ तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? जो छोटा बाजार होता है जिसमें सब्जी वब्जी मिलती है, पैठ या पीठ, ये सब सुना है किसी ने? पैठ शब्द सुना है? मंडे ट्यूसडे को जो बाजार लगता है, पैठ लग रही है, ऐसा। या अलग अलग लोकल होता है वो कहीं कहीं पर। हाँ, हाट, हाँ हाट बाजार। जैसे 10-12 कॉलोनीज में एक लगते नहीं कि बुधवार को बाजार लगती है, वहां पर। तुम्हारे यहाँ नहीं लगती? अरे लगती है यार, गांव में लगती है। गांव में जो रामलीला का मैदान होता है, वहां पर गांव में 2 बार सब्जी वब्जी खूब आती है, ऐसी होती है। नहीं अरे नहीं यार, तुम्हारे यहाँ नहीं लगती? चलो, तुमने प्रखंड ने बताया, आप लोग शहर में रहते हुए पता नहीं चलता आप लोगों को। अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो 10-12 गांव के पास जो कस्बा होता है ना, वहां पर होती है कि बुधवार की बाजार लग रही है। और कोई कस्बा होगा 10-12 किलोमीटर, वहां शनिवार को बाजार लगती है, ऐसा होता है। बहुत बड़ा आलू आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग आते हैं, वहां मनोरंजन भी होता था, खिलौने विलौने होते हैं। और घर में होता है, चलो हाँ, फ्राइडे मार्केट, ठीक है, वैसा ही, ठीक है। डिजास्टर में इसका रोल रहेगा ही रहेगा। और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कराने में ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल रहेगा ही रहेगा। सो नेशन बिल्डिंग में एट अ डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल लीडरशिप का चार्ज इनका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो जो गांव और शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नदियों में खनन हो रहा है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। क्योंकि नदियों में ना पट्टे मिलते हैं। जैसे नदी आ रही है, जैसे इमेजिन करो, मैंने यमुना में देखा है, यमुना में हर साल रेत आता है, तो आपको यहां से लेके 100 मीटर तक का खनन का पट्टा मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला खनन अधिकारी का रोल रहता है उसमें, और वो पट्टा मिलेगा आपको, और वहां पर सरकार को उससे रॉयल्टी मिलती है। तो ये माइनिंग के जो स्मॉल माइनिंग की चीजें होती हैं, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पर, हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कि क्रिटिकली रिव्यू द इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो आपका, जब आप लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा पूरा। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, पर जो डे टू डे फंक्शनरिंग है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो नहीं करना है। हाँ आता है, कई चीजों में। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। तो जो पुलिस एक्ट है ना 1861 में, उसमें ये बात है कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज टू रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बट डिस्ट्रिक्ट दे पर आगे बोला गया है दे आर इक्वल, ठीक है। दे आर नॉट, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज नॉट सबऑर्डिनेट and he is not the superordinate, but rather same position, but still he has to report him, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कुछ थानेदारों का ट्रांसफर करना होता है तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंस्पेक्शन कर सकता है थानों का, ऐसा है। तो उनकी पावर ज्यादा है। इसी वजह से ये बड़ा कंटेंशियस इशू भी रहता है कि एक ही
एग्जाम जो क्लियर करके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आईपीएस को तवज्जो देते हैं ज्यादा, ठीक है, दे वांट टू गिव आईपीएस अ प्रेफरेंस, और वहां पर जाके वो देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उनको वो होना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी बात भी नहीं कई बार मानी जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो आईएएस लॉबी अपने आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, तो वहां पर ये आएगा। तो खैर ये अभी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, पर यस देयर वुड बी, यू वुड बी एबल टू आंसर, ठीक है। अभी जैसे it is a major challenge to balance the role of district collector with the power of democratic bodies, ठीक, तो अभी तो आपने केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ा है, अब आप इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे अभी रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड द अर्बन लोकल बॉडीज अगला टॉपिक है, ठीक है। फिर अर्बन लोकल बॉडीज के आने से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे क्या प्रभाव पड़ा है वो सब हम जब जिक्र करेंगे तो ये आप क्वेश्चन को इजीली डील कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, डिस्कस द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिंस इंडिपेंडेंस, डू यू थिंक दैट सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सफर्ड एज अ रिजल्ट। तो क्या हुआ है कि देखो भाई, यहाँ पर मेनली जो चीज है वो ये है कि एक तो 73rd 74th अमेंडमेंट आने से, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आने से बहुत सारी चीजों में, ठीक है, और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ है, कई जगह पर इनकी जो पावर है वो कर्टेल हुई है ना। तो यही चैलेंजेस हैं, और भी चैलेंजेस आए हैं इनके आने से कि जो लोकल लीडरशिप है वो जो बहुत ही ज्यादा एम्बोल्डेंड फील कर रही है अपने को कि हमारे पास अब ताकतें आ गई हैं, so they are not even letting this district magistrate work properly, and tenure system which various reforms commissions has also said that कि 2 साल का तो टेन्योर होना ही चाहिए, उससे पहले ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, पर वो चीजें हम लागू नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश में सिंगल ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या कलेक्टर होता था जो कि कोऑर्डिनेट करता था सारी ऑथोरिटीज को, और एंटायर एरिया में continue to be an important texture of local administration structure and colors of whole of its operation। तो ऑब्जर्वेशन बताएं कि क्या आज भी ऐसा है कि सारी की सारी चीजों में आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हाँ, और इसके अगेंस्ट भी आप क्या बोलेंगे कि स्पेशलाइजेशन तो बढ़ ही रहा है, हाँ तो है ही, क्योंकि सारी की सारी मैंने अभी इतने सारे आपको जो ये बताया था कि यहाँ पर ये जो टेबल बना के ये है, इसमें इतनी सारी चीजों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है ही, बट बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल चेंज भी हो रहा है, चैलेंज भी हो रहा है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और डेमोक्रेसी बढ़ रही है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी कमिटीज में अब स्पेशलाइज लोगों की क्या करती है, मदद मांगती है। तो अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ओवरवर्क्ड ऑफिशियल, इलुसिडेट, इसके बारे में बताओ, क्या ओवरवर्क्ड है। हाँ, इन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो खैर ये हैं कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं, इनको हम ये क्वेश्चन हैं, इसके अगले पेज पे भी क्वेश्चन है, इनको हम कल देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि कलेक्टर के वर्क में जो कंस्ट्रेंट है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी काम करने की, द पावर टू वर्क एंड द एफिशिएंसी टू वर्क इज रेगुलरली चैलेंज्ड बाय देम। हाउ? देयर आर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, इंक्रीजिंग वर्कलोड, पॉलिटिकल प्रेशर, क्राइसिस सिचुएशन। कैसे क्राइसिस आते हैं बताओ जरा। लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, और कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, और भगदड़ हो जाती है, लोग डूब जाते हैं, लोग मर जाते हैं, मोरबी जाते, डिजास्टर मैनेजमेंट में मोरबी जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, जो एनवायरमेंटल वैगरीज हैं वो दिक्कतें कर रही हैं, और ज्यादा ठंड पड़ गई तब लोग मर जाते हैं, डिजीज फैल जाती हैं, डेंगू, मलेरिया, कोविड, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इन दिनों में, सर्दियों में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब पूरा जिला प्रशासन से जो तहसील होती हैं वो कंबल बंटवाती हैं, ठीक है। इसके लिए प्रोविजन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने यहाँ
200 400 कंबल एक एक चौराहे पे ऐसे बंटवाते हैं गरीब लोगों को। और आप देखोगे कि अलाव का इंतजाम कराते हैं। अलाव, यू नो, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? अलाव, जो बेसिकली आग तापने का, उसके लिए लकड़ियों की प्रबंधन होता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है। तो चौराहों पे कुछ तो लोग अपनी लगा लेते हैं, कुछ चौराहों पे भी रखी होती हैं। उत्तर प्रदेश में तो है ये, ठीक है। तो चौराहे पे साइड में कहीं पर डिस्ट्रिक्ट तहसील प्रशासन ही करवाता है उसकी व्यवस्था। तो वहां पर पुलिस वुलिस भी खड़ी होगी, 2-4 लोग भी बैठे रहते हैं, ठीक है। ये है। और हाँ, हमारी पुलिस तो डराने के लिए ज्यादा है ना, क्योंकि वो पुलिस एक्ट जब हम पढ़ेंगे 1861 तो मैं बताऊंगा। हाँ, ब्रिटिश है। तो वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए है, वो ना कि वेलफेयर के लिए। फ्रेंड्स पुलिस नहीं है वो, पीपल्स पुलिस ना होके जो रूलर पुलिस रही है हमेशा, ठीक है। ओके, सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है और क्राइसिस सिचुएशन आ रही है, इसकी वजह से चैलेंज होता है, ठीक है। इनका टेन्योर सिस्टम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि 2 साल से पहले ट्रांसफर ना हो कम से कम, क्योंकि इनको टाइम लगता है एनवायरमेंटल समझने का। कोऑपरेटिव और कॉर्डियल रिलेशनशिप पॉलिटिकल लीडरशिप से बनाने में भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो वो सिंघम की तरह नहीं हो सकता या भोकाल की तरह नहीं हो सकता कि यू गए और खड़े हैं। अभी मैं देख रहा था वो बिहार डायरीज में एक सीन आया था, ऐसे यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो उसमें ना बहुत ही वैसा दिखाते हैं ये मूवीज में कि वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है और वो पहले दिन ही ऐसे बॉडी वॉडी बना के आ रहा है, ठीक है, और लड़ने को तैयार है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहां पर पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, तो वो पहले दिन से ऐसे गुंडे की तरह बैठे होते हैं, ठीक है, बहुत ही इज्जत से बात करी जाती है, और ना ही डीएम साहब ऐसे कहीं होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स माहौल होता है। हाँ, तो कभी कभी चीजें होती हैं, पर वो मूवी में दिखा रहे हैं पूरा एकदम क्या कमांडो की टाइप का, वो वैसा रोल नहीं है भाई, ठीक है। उन उसके पहले 10 मिनट में आपको एक चीज इसमें पॉलिटिकल प्रेशर वाला जो मेंशन है, हाँ, पहले के 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाता दिखता है ये पॉलिटिकल प्रेशर। एक जो अरेस्ट करना होता है, ऊपर इलेक्शन का रिजल्ट आना होता है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि इसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना। अगर कोई पार्टी जीतेगी तो इसे करना है, और जब लग रहा है कि सिचुएशन खराब है, हारने वाली है, हाँ, तो नहीं करना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर वो ज्यादा ही ग्लैमराइज करके और चीजों को दिखाते हैं, वैसा नहीं होता है। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, उससे कोई भिड़ना नहीं चाहता है। भिड़ना चाहता है तो मुकदमा करवा लेते हैं अपने ऊपर, और क्या कर लेंगे, डीएम का क्या कर लेंगे, ट्रांसफर करा देंगे, डीएम दूसरी जगह पर उससे बड़े बंगले में चला जाएगा, क्या कर लोगे। जब तुम्हारी पार्टी नहीं होगी पकड़ के बंद कर देगा तुम्हें, फिर रोते रहो, ठीक है। फ्यू स्टडीज कंडक्टिंग इंडिकेट किया है कि टू फ्रीक्वेंट जो ट्रांसफर होता है वो परफॉर्मेंस उसका कम होता है, क्योंकि देखो people and administration have to work in tandem. They are each other's friends, they are not enemies. एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की भलाई करने के लिए ही है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, मुशायरा हो रहा है जी, नए साल का प्रोग्राम है, उसमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग आके उनसे रोज मिलते हैं। तो वहां पर जो है वो एक पेरेंट टाइप की भूमिका में है, वो ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके और डंडा चला दिया, बहुत ही अलग, ठीक है। तो खैर, इसके लिए जरूरी है कि वहां पर उनको टाइम मिले, ताकि वो पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करें, लिंकेजेस बना पाए, पर ये मिलता नहीं है, ठीक है। और एक्वेंटेंस अपने को समझ पाने से पहले उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा भी देखेगा कुछ कलेक्टर्स का 4 महीने से भी कम है, कुछ कलेक्टर ने पकड़ के गाड़ियां बंद कर दी, ट्रांसफर कर दिया। कुछ कलेक्टर्स ने रेता बजरी पे अवैध खनन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको रुकवा दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को पकड़ के बंद कर दिया, ट्रांसफर करवा दिया, आईएएस का और फिर आईपीएस का भी, ठीक है। सो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी, पर यह है कि नेगेटिव इंफ्लुएंस होता है तो ट्रांसफर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक और है, तो उनपे कोई भी काम जब वो कर रहे होते हैं, लेट अस सपोज कि किसी लैंड का एक्विजिशन करना है, वहां पर ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, जो कि आती ही हैं, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज
अगेंस्ट सम ऑफ द थिंग्स, वहां पर प्रशासन को बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, दे हैव टू यूज फोर्स एज वेल। तो वहां पर लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप कर दी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्स पार्टी का आदमी है, तो वाई पार्टी के आदमियों पे क्या कर दिया, मुकदमे करा दिए, ठीक है। एंड मेजरली ये प्रॉब्लम तो बहुत रहती है कि पीपल्स के रिप्रेजेंटेड है, एमएलए की बात नहीं मान रहे हैं, जिला प्रमुख की, पंचायत प्रमुख की बात नहीं मान रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे हैं, ऐसी उनपे वो तोहमतें लगती रहती है। तो कहीं कहीं जगह पर पॉलिटिसाइजेशन भी होता है इश्यूज का, छोटी छोटी इश्यूज को बड़ा करके बनाया जाता है। कोई मूर्ति है उसमें उंगली तोड़ दी किसी ने, तो अब भैया इस पे दो जाति या धर्म के लोग आपस में लड़ने लगेंगे। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी दोनों पक्षों पे भी कार्रवाई कर दो, दोनों रोने लगेंगे कि हम पे ज्यादा कार्रवाई करी, हम पे ज्यादा कार्रवाई करी। बस कई बार जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपने लोकल लीडरशिप की इज्जत बचाने के लिए इनको हटाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिसाइजेशन होता है, इसकी वजह से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बहुत सारी डिग्निटरीज आती हैं रोज रोज, ठीक है, और मिनिस्टर फ्रीक्वेंटली कलेक्टर का वर्क क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। प्रोटोकॉल को ये होता है कि गवर्नर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, सो कलेक्टर को जाना पड़ता है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे, ठीक है। वहां पर रिसीव करेंगे, लाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। उसमें क्या होता है, इनका बहुत सारा टाइम चला जाता है। उस दिन जो लोग इनसे मिलने आ रहे हैं वो भी वापस चले जाएंगे, इनके जो उस दिन के सुनवाई के लिए मुकदमे लगे हुए हैं वो भी वापस हो जाएंगे। तो ऐसी फ्रीक्वेंट डिग्निटरीज की वजह से भी प्रोटोकॉल ड्यूटी अनदर एरिया है जो कि कलेक्टर को बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो खैर आज हम यहीं तक कर रहे हैं और कल को फिर शुरू होंगे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को खत्म करते हुए, और फिर कैसे ये चेंज हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताएं। कोई इशू समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग इन द लेक्चर। लेट्स मीट टुमारो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।